नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी कॉमर्स का पेपर एडवर्टाइजमेंट 2 2016 का। 2016 का एडवर्टीजमेंट था ये, लेकिन ये पेपर हुआ था 2019 में, 2019 में। और इसमें क्वेश्चंस को हिंदी में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी ये हमारे चैनल पे अपलोडेड है। हालांकि इसमें न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पूरी तरह से सोल्व करके दिखाएंगे, और बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में जो रिक्वायर्ड चीजें होंगी उनको एक्सप्लेन करते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व बाजारों के लिए किसी देश को खुला रखने से बेरोजगार और बेरोजगार संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिलता है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वेंट फॉर सरप्लस सिद्धांत। देखिए, वेंट फॉर सरप्लस सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपके देश में मान लो सरप्लस है, सरप्लस का मतलब होता है कि आपके यहाँ रिसोर्सेज ज्यादा हैं और उन रिसोर्सेज का आप पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप सारे रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो आपके यहाँ सरप्लस हो जाएगा, जो कि सामान आपके यहाँ खपेगा नहीं, तो आपको विदेशी मार्केट ढूंढने पड़ेंगे। तो ये सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि ऐसे देश जिनके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन वो फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं रिसोर्सेज का, उनको इंटरनेशनल बिजनेस में जाना चाहिए ताकि उनका जो सरप्लस है वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचे और उनको फॉरेन से आमदनी हो जाए, वो एक्सपोर्ट कर पाए सामान को। इसी को कहते हैं वेंट फॉर सरप्लस सिद्धांत। मतलब आपके जो रिसोर्सेज बेरोजगार थे, आपके यहाँ जो बेरोजगारी है या ऐसे संसाधन जिनको काम नहीं था, बेकार थे, जिनको अभी तक काम नहीं मिल रहा था, वो सब यूटिलाइज होने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन विवरणों में संयोगिक दायित्व, संयोगिक दायित्व इसको कंटिजेंट लायबिलिटी कहते हैं, संदिग्ध दायित्व कहते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड इसके लिए हिंदी में है संदिग्ध दायित्व, के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इनके अनुपालन में है। तो इसमें कहा गया है कि ये सिद्धांत हैं कुछ अकाउंटेंसी के। इसमें पूछा यह गया है कि लेखांकन विवरण जितने भी जब हम बनाते हैं, बैलेंस शीट या P&L अकाउंट, तो उनमें जो कंटिजेंट लायबिलिटी होती है, जो संदिग्ध दायित्व होते हैं, उनको हम नीचे नोट्स में जोड़ के दिखाते हैं। संदिग्ध दायित्व ऐसे दायित्व होते हैं जो दायित्व है नहीं लेकिन हो सकता है वो दायित्व हो जाए आने वाले समय में, अभी कोई श्योरिटी नहीं है, तो उनको बैलेंस शीट में ना लिख करके हम नीचे नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रकटीकरण की परिपाटी, यानी कि प्रकटीकरण का सिद्धांत। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर इसको कहा जाता है कि हम सारी इंफॉर्मेशन हमको दिखानी चाहिए, प्रकट करनी चाहिए, ताकि कोई चीज छुपाव ना रहे। नेक्स्ट, रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है। रूढ़िवादिता इसको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं अकाउंटिंग में, इंग्लिश में। ये परिपाटी लागू इनमें से कौन से केस में होती है, कौन सा केस ऐसा है जो इससे रिलेटेड है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, अप्राप्य ऋण एवं संदिग्ध ऋण के प्रावधान में। देखिए, ऐसे ऋण, यहाँ पे अप्राप्य या संदिग्ध ऋण का मतलब है जो हमने दे रखे हैं, हमने किसी को उधार दे रखा है। मान लो कोई ऐसा है कि उस पर संदेह है हमें कि हो सकता है वो ना मिले, तो ऐसे ऋण जो हमारे डूब सकते हैं, वो हमारे लिए लॉस हो सकते हैं, लेकिन अभी तक डूबे नहीं है, यह बात तय नहीं हुई है। तो हम क्या करते हैं, पहले ही प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के रख लेते हैं कि आने वाले समय में अगर ये पैसा डूब गया तो जो पैसा हम बचा लेंगे वो हमारा मदद करेगा, हमारी जो सिचुएशन है बिजनेस की उसको खराब नहीं होने देगा। तो इसलिए ये पैसा हम जो बचा के रख लेते हैं इसको कहा जाता है प्रोविजन। और ये हम जो बचा के रखते हैं तो इसके सिद्धांत को कहते हैं रूढ़िवादिता। यहाँ पे रूढ़िवादिता के अलावा इसको बोला जाता है प्लेइंग सेफ भी बोला जाता है, कि सेफ, सुरक्षित रहिए। इस सिद्धांत के बारे में ये भी बोला जाता है कि ये सिद्धांत कहता है प्ले सेफ, सेफ प्ले करिए, कि अगर कोई संदिग्ध ऋण है तो उसके लिए आप प्रावधान करके रखिए, पहले से ही पैसा बचा के रखिए। नेक्स्ट है, यदि 10 रुपए के एक अंश जिस पर 6 रुपए का भुगतान हुआ है को हरित किया जाता है तो उस न्यूनतम मूल्य पर पुनर्निर्गमित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 10 रुपए का कोई शेयर है, उस पर 6 रुपए आज तक पे हो चुका है, मतलब कंपनी को 6 रुपए मिल चुके हैं, अब उसको हरित कर लिया, मतलब उसका हरण कर लिया, कंपनी ने फोरफिट कर लिया, वो शेयर कैंसिल हो गया। तो इसको अगर कंपनी री इशू करना चाहे, फिर से बेचना चाहे मार्केट में, तो कम से कम कितने रुपए कंपनी चाहेगी?
देखिए 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए उस पे आ चुके थे, तो कंपनी ने जब ये शेयर जब्त किया, फॉरफिट किया, तो कंपनी को 6 रुपए की आमदनी हो गई एक शेयर से। अब कंपनी अगर इसको फिर से मार्केट में बेचना चाहती है, तो क्योंकि ये 10 रुपए का शेयर है, तो कंपनी इसमें हो सकता है डिस्काउंट दे दे, बट ये डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा उतनी दे सकती है जितने इसने इस शेयर पे कमा रखे थे। इस पे कमा रखे थे कितने, 6 रुपए कमा रखे थे, तो ज्यादा से ज्यादा 6 रुपए डिस्काउंट दे सकती है। जब ज्यादा से ज्यादा 6 डिस्काउंट दे सकती है, तो कम से कम 4 रुपए तो इसको लेने ही पड़ेंगे, मिनिमम इतने तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, न्यूनतम 4 रुपए इसको चाहिए। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितिक रूप से। देखिए माल्थस का मानना यह था कि जो हमारा अगर जनसंख्या इसी रेट से बढ़ते रही, तो हम उसको प्रॉपर फूड प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि जो फूड है, जो फूड का प्रोडक्शन है, वो तो बढ़ता है अंकगणितीय रूप से, और जनसंख्या बढ़ती है ज्यामितिक रूप से। तो इन्होंने जनसंख्या के बारे में ज्यामितिक रूप से जो कहा, तो ऑप्शन इसका सही हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उत्पादन फलन किसका संबंधात्मक फलन है। जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो किन चीजों में रिलेशन बताता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आगत और निर्गत में, यानी कि इनपुट्स और आउटपुट में रिलेशन बताता है कि जो आगत हम यूज करते हैं उनको यूज करके हम जो आउटपुट बनाते हैं, तो इनमें आपस में क्या संबंध है, इसको बताता है उत्पादन फलन। नेक्स्ट है एक पूर्ण सहसंबंध जिस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए सहसंबंध का मतलब होता है कि दो चरों में, दो वेरिएबल्स में आपस में सहसंबंध होना। सहसंबंध का मतलब है कि जब इस वेरिएबल में चेंज होता है, तो इस वेरिएबल में भी इसके साथ साथ कुछ चेंज होता है, तो दोनों में आपस में कोई संबंध है। अब ये सहसंबंध कितना है, पूर्ण सहसंबंध नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जब वो एक साथ साथ वृद्धि हो या साथ साथ कमी हो, तो पूर्ण सहसंबंध पॉजिटिव माना जाता है। तो पूर्ण पॉजिटिव सहसंबंध होता है +1, और पूर्ण नेगेटिव सहसंबंध होता है -1। अब इन्होंने केवल पूर्ण सहसंबंध पूछा है और दोनों ऑप्शन थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ही बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, क्योंकि ये भी पूर्ण सहसंबंध है, ये नेगेटिव है, ये भी पूर्ण सहसंबंध है, ये पॉजिटिव है। हालांकि अगर ये नहीं होता, तो ज्यादातर बात जब बोली जाती है, सहसंबंध बोला जाता है, तो जब तक कोई विशेष जानकारी ना हो, पॉजिटिव ही होना चाहिए वो, तो ये आंसर हो जाता। लेकिन ये भी क्योंकि ऑप्शन था और लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये भी पूर्ण सहसंबंध है, नेगेटिव है चाहे, लेकिन है तो पूर्ण नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव, ये कंप्लीट पॉजिटिव, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया था बोर्ड ने। नेक्स्ट है आधार वर्ष के लिए सूचकांक सदैव लिया जाता है। अब आधार वर्ष, जब इंडेक्स बनाया जाता है, किसी चीज का सूचकांक बनाया जाता है, तो जो आधार वर्ष होता है उसका सूचकांक हमेशा 100 लेते हैं, 100 लेते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं लेशपेयर सूचकांक, ये भी इंडेक्स का ही क्वेश्चन है, 1 to 1 है, और पास्चे का सूचकांक 144 है। तो फिशर का सूचकांक क्या होगा। देखिए जो लेशपेयर का सूचकांक है और पास्चे का सूचकांक है, लेशपेयर का सूचकांक, लेशपेयर अपने सूचकांक में ये वेट प्रोवाइड करते हैं अपने सूचकांक बनाते समय, और वेट प्रोवाइड करते हैं बेस ईयर की क्वांटिटी से। पास्चे अपना, ये पास्चे भी वेट प्रोवाइड करते हैं इंडेक्स बनाते समय, और ये वेट प्रोवाइड करते हैं करंट ईयर की क्वांटिटी का। लेकिन फिशर ने क्या किया, इन दोनों का सूचकांक लेकर के और उसका इन्होंने रूट कर दिया, तो इसलिए इसका तरीका भी है। इनका जो सूचकांक दे रखा है लेशपेयर और पास्चे का, इसको इन्होंने कहा कि भी मैं जो बेस ईयर है उसको भी मैं कंसीडर करता हूं, और जो करंट ईयर का वेट है मैं उसको भी कंसीडर करता हूं। तो इसलिए इन दोनों के सूचकांक को अपने सूचकांक में शामिल कर दिया इस तरीके से। और अब इसका जो आंसर आ जाएगा दिस इनटू दिस, और उसका कर दिया रूट, तो ये आ जाता है 132, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक निष्पक्ष बिंदु अनुमान और इसी जनसमूह प्राचलक के बीच के अंतर के पूर्ण मूल्य को क्या कहते हैं। दरअसल ये है कि जब आप कोई रिसर्च करते हैं, तो आपने पूरा एक सैंपल लिया और सैंपल का एक निकाल लिया, अपना कोई निष्कर्ष निकाल लिया। अब आपने जो सैंपल से अपना निष्कर्ष निकाला, जिस पॉइंट पे आप पहुंचे, आपने पॉपुलेशन का पैरामीटर जब देखा, चेक किया पूरे पॉपुलेशन जिसमें से आपने सैंपल लिया था, जब उसके एक्चुअल पैरामीटर के साथ इसका मिलान किया, तो इनमें अंतर पाया। अब इनमें जो अंतर मिला उसको क्या कहते हैं, वो किस टाइप की एरर है, तो ये होता है सैंपलिंग एरर। अब सैंपलिंग एरर होती क्यों है, सैंपलिंग एरर इसलिए होती है क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन को तो लेते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
कि जैसे मान लो इंडिया की जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से हमने खाली सैंपल लिया और सैंपल में हमने 10,000 लोगों के ऊपर एक सर्वे किया, 10,000 लोगों के ऊपर सर्वे करके हमने उनकी एवरेज हाइट निकाल ली। तो जो 10,000 लोगों की एवरेज हाइट है, क्या ये वास्तव में पूरे इंडिया की जितनी जो जनसंख्या है उसकी एवरेज हाइट के बराबर होगी? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने पूरे लोगों को तो शामिल ही नहीं किया, हमने तो सैंपल लिए। तो सैंपल का मिलान जरूरी नहीं है कि पूरे पॉपुलेशन का जो सैंपल हाइट जो एवरेज हाइट होगा उसके बराबर होगा, ये थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। ये जो अंतर है इसी को कहते हैं सैंपलिंग एरर, और ये इस वजह से आया क्योंकि हमने सैंपल की स्टडी की, पूरी पॉपुलेशन की स्टडी हमने की ही नहीं, तो इस वजह से अंतर आ जाता है। नेक्स्ट है प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि प्रयोग संग्रह करने हेतु होता है। तो इस क्वेश्चन में हम प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि यानी कि प्रश्नावली बना करके जब सर्वे करते हैं तो जो डेटा आता है हमारे पास वो किस टाइप का होता है? वो होता है प्राइमरी डेटा यानी कि प्राथमिक समंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हमने प्रश्नावली बनाई है और इसके हिसाब से हम सर्वे कर रहे हैं, तो हम इसका मतलब ओरिजिनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्राथमिक समंग आ रहा है। नेक्स्ट है अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाती है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई आय हमने अर्जित कर ली, कमा ली, अर्न कर ली, लेकिन वो प्राप्त नहीं हुई है। तो देखिए हमने कोई चीज कमा ली मतलब हमारा उस पर राइट है, लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि प्राप्त होनी बाकी है, मिलेगी हमें कहीं से। तो जब हमें कहीं से कुछ मिलना होता है इसका मतलब हमारा राइट है, हम किसी से लेंगे, तो वो चीज हमारे लिए एक एसेट होती है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है एक। अब ये इसका उलट हो गया, इसका रेसिप्रोकल है कि भविष्य में माल की आपूर्ति करनी है हमको और हमारे ग्राहक ने हमको एडवांस दे दिया। अब एडवांस तो हमारे पास आ गया लेकिन हमने अभी आपूर्ति नहीं की है, वो सप्लाई करनी बाकी है, तो उस पर्सन का हम पे एक उधार आ गया है, यानी कि ये हमारे लिए एक लायबिलिटी हो गई है और इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चालू दायित्व। नेक्स्ट है विक्रय बजट है एक। अब सेल्स बजट एक किस टाइप का बजट होता है? देखिए सेल्स अलग से एक फंक्शन होता है किसी बिजनेस का, मार्केटिंग अलग से फंक्शन होता है, तो प्रोडक्शन अलग से फंक्शन होता है। जब इस तरीके से अलग अलग फंक्शन का बजट हम बनाते हैं तो वो फंक्शनल बजट यानी कि कार्यात्मक बजट कहलाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्यात्मक बजट। नेक्स्ट है जिसे बनाने में स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत के मध्य अंतर का विशेष महत्व है वह क्या है? तो इसमें बजट की ही बात हो रही है, वह कौन सा बजट है जिसके लिए हमें स्थिर और परिवर्तनशील लागत इनका अंतर एक विशेष महत्व रखता है? तो उसको कहते हैं लचीला बजट, क्योंकि जब लचीला बजट हम बनाते हैं तो इन चीजों का रोल काफी रहता है। लचीला बजट मतलब हो गया फ्लेक्सिबल बजट, कि हम ऐसे इस तरीके से बजट बनाते हैं कि अगर 100 यूनिट बनाए तो कितना खर्चा आएगा, 200 बनाए तो कितना आएगा, 300 बनाए तो कितना आएगा। तो इसमें ये क्या रोल प्ले करते हैं? जो वेरिएबल कॉस्ट है ये तो इसमें वेरी करती जाती है इनकी संख्या के आधार पर, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहती है। तो इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट बराबर रहती है और जैसे हम वेरी करते हैं इस लिमिट को तो केवल वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती रहती है, बढ़ती चली जाती है। और इसलिए इसका स्थिर और परिवर्तनशील दोनों लागतों का महत्व रहता है लचीला बजट बनाते समय। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है यदि मशीन घंटे 8,000 हैं और कारखाना ऊपरी व्यय अधिशोषण दर प्रति मशीन रुपए 8 है, तो अधिशोषित कारखाना ऊपरी व्यय क्या होंगे? अब मशीन घंटे मतलब एक मशीन का उन्होंने बताया कि वो 8,000 घंटे काम करेगी। कारखाना ऊपरी व्यय की अधिशोषण दर उन्होंने बता दी है कि प्रति मशीन घंटे, ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ पे छूटा हुआ है। अधिशोषण दर प्रति मशीन घंटे मतलब मशीन के एक घंटे में जो कारखाना ऊपरी व्यय पड़ेगा एक 1 आवर पे मशीन के पे वो 8 रुपए पड़ेगा। तो 8,000 घंटे पे कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करना है। 8 × 8 64,000, तो सही जवाब आ जाएगा इसका सी 64,000 64,000 रुपए। नेक्स्ट है लेखांकन के सिद्धांत आधारित हैं। अब लेखांकन के जो सिद्धांत हैं वो आधारित है किस चीज पे? तो बोर्ड की के अनुसार, जो बोर्ड की थी उसके अनुसार है अभिलेखन में सुविधा के आधार पर। हालांकि लेखांकन के जो सिद्धांत हैं ये व्यवहारिकता के आधार पे होते हैं मेरे हिसाब से, और इसका एक्यूरेट कोई किसी बुक में एज इट इज मिला नहीं है मुझे, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है वो पहुंच रहा है प्रैक्टिबिलिटी के आधार पे कि लेखांकन के सिद्धांत इस तरीके से होते हैं कि हम प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं उस आधार पे होते हैं। अगर प्रैक्टिकल हम नहीं कर पाएंगे तो लेखांकन के सिद्धांत का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि ये अभिलेखन में सुविधा, तो ये अभिलेखन में सुविधा पर आधारित नहीं होते, अभिलेखन में सुविधा के लिए बनाए जाते हैं ताकि रिकॉर्डिंग में सुविधा रहे। थोड़ा सा यहाँ पे
ये अंतर लग रहा है। तो ज्यादा सटीक आंसर मेरे हिसाब से ए है, हालांकि बोर्ड की जो की का आंसर था वो सी था। तो आप अपने हिसाब से आप भी एनालाइज करें और डिसाइड करें कौन सा सही हो सकता है। मैंने अपनी राय बता दी है प्रॉपर एनालिसिस के बाद कि ये कन्वीनियंस, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा मीनिंग क्लियर बनेगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में कन्वीनियंस के आधार पर नहीं होते हैं, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग के लिए होते हैं। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल बने होते हैं तो रिकॉर्डिंग में हमें कन्वीनियंस रहती है रिकॉर्डिंग करने में, लेकिन ये बेस्ड रहते हैं प्रैक्टिबिलिटी के। जो चीज प्रैक्टिबिलिटी है उसके ही बेस पे हम इनको बनाते हैं, प्रैक्टिकल है जो संभव है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप, तरलता और जोखिम के मध्य संबंध है। तो तरलता और जोखिम के मध्य जो संबंध है वो है विपरीत संबंध। विपरीत संबंध कैसे होता है कि जो एसेट बहुत तरल होगी, लिक्विड होगी, तो वहां पे रिस्क कम रहेगा। जैसे कैश मोस्ट लिक्विड एसेट है कैश, कैश में कम जोखिम रहता है। मतलब कैश, हमारे पास कैश है, बैंक में हमारा पैसा रखा है, कम जोखिम रहता है। लेकिन जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा नहीं रहती है तो जोखिम बढ़ जाता है। जो पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसे हो जाता है कि लिक्विडिटी नहीं है, मतलब हम उसको आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, तो इसका मतलब थोड़ा उसमें रिस्क होगा, हम अपना मनचाहा कीमत पे उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो एक प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्यादा से ज्यादा 200 सदस्य हो सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षण करता है। अब ये एक संगठन है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन एनएसएसयू, और इसका काम होता है सर्वे करना। और इसके जो सर्वे करना है वो कोई एक विषय पे नहीं है, डिफरेंट टाइप की चीजों पे ये सर्वे करता है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इन सभी चीजों पे ये सर्वे करता रहता है। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रतीप गमन गुणांक का मान शून्य है तो दोनों चर कैसे हैं। देखिए, अगर प्रतीप गमन जो गुणांक होता है, जैसे कोरिलेशन होता है सहसंबंध, वो हमें दो चरों में सहसंबंध बताता है। प्रतीप गमन में हमें दो चरों में सहसंबंध को ही बताता है, लेकिन ये सहसंबंध की क्वांटिफाई करता है कि उनमें कितना सहसंबंध है, इस बात को बताता है प्रतीप गमन। अब प्रतीप गमन गुणांक अगर शून्य आ रहा है तो इसका मतलब है इनमें कोई संबंध है ही नहीं, मतलब ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रबंध लेखांकन संबंध रखता है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किस किस से रिलेट करता है। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए और बी दोनों ही हैं, मात्रात्मक सूचना और गुणात्मक सूचना दोनों को एनालाइज करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो पार्ट है जो मैनेजरियल डिसीजन में मैनेजर्स यूज करते हैं, तो वो दोनों तरह की सूचनाओं को ध्यान में रखते हैं मैनेजरियल डिसीजन लेते समय। नेक्स्ट है थोक व्यापारी मध्यस्थ के रूप में एक कड़ी है। अब जो थोक व्यापारी होते हैं वो एक मध्यस्थ तो होते ही हैं, अब वो किसके बीच में एक कड़ी होते हैं, तो वो कड़ी होते हैं किस किस के बीच में, निर्माता और फुटकर व्यापारी के बीच में थोक व्यापारी काम करता है। इसका सी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है 24 निम्न में से कौन सा गैर प्रशुल्क प्रतिबंध नहीं है। तो इसमें पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना, नहीं है गैर प्रशुल्क प्रतिबंध। तो प्रतिबंध यहाँ पे विदेशी व्यापार के संदर्भ में होते हैं कि जो विदेशी व्यापार होता है, विदेशों से हमारे यहाँ सामान आता है, हमारा सामान जाता है। ज्यादातर देशों की सरकारें अपने हित में, अपने देश के हित में जो कंडीशंस होती हैं उनको सेट करने की कोशिश करती रहती हैं। तो उस संबंध में वो क्या करते हैं कि जब उनको उनके यहाँ पे कोई विदेश से सामान आ रहा है और उनको लग रहा है कि इससे हमारी जो हमारा बिजनेस है वो हमारे बिजनेस इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो क्या करते हैं उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। अब ये प्रतिबंध दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो होते हैं प्रशुल्क यानी कि टैरिफ बेस्ड, दूसरे होते हैं गैर प्रशुल्क यानी कि नॉन टैरिफ। तो जो प्रशुल्क होते हैं उनमें शुल्क के आधार पर होता है, यानी कि टैक्स बैरियर होता है, टैक्स ज्यादा लगा देना। और जो गैर प्रशुल्क होते हैं उनमें होता है कि टैक्स ना लगा करके दूसरे इनडायरेक्ट तरीके अपनाना, किसी तरह की रोकथाम अपनाना। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था उन्होंने कि गैर प्रशुल्क नहीं है, मतलब वो प्रशुल्क है। तो ये है इसका सही जवाब ऑप्शन डी, मूल्य अनुसार शुल्क। जब हम मूल्य के अनुसार शुल्क शुल्क लगाते हैं, इसको एड वैलोरम ड्यूटी बोलते हैं, यानी कि वैल्यू के अकॉर्डिंग जब टैक्स लगाते हैं तो इसको प्रशुल्क बोलते हैं। बाकी ये गैर प्रशुल्क हैं तीनों के तीनों, मतलब ये शुल्क नहीं है, ये इनडायरेक्ट तरीके से हम रोकथाम करते हैं। स्वैच्छिक निर्यात से हम वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्टोरेंट या स्वास्थ्य और उत्पाद मानक, हम हेल्थ एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड थोड़े ज्यादा हाई कर देते हैं, या पर्यावरण संरक्षण कानून बना देते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट तरीके अपना करके उस पर प्रतिबंध लगाते हैं विदेशी व्यापार पे। नेक्स्ट है, जब उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप औसत लागत गिरती है
तो सीमांत लागत होती है। अब देखिए इसमें कहा है कि उत्पादन में अगर हम बढ़ाएं, उत्पादन को बढ़ाएं और उसके परिणाम से औसत लागत गिर रही है, एवरेज कॉस्ट अगर इस तरीके से है, गिर रही है एवरेज कॉस्ट, तो सीमांत लागत क्या होगी? देखिए सीमांत लागत और औसत लागत का संबंध होता है कि अगर मान लो ये दोनों गिर रही होती है तो सीमांत लागत हमेशा औसत लागत से नीचे होती है, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से हमेशा नीचे होगी। लेकिन जब ये उठने लगती हैं तो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट उससे एवरेज कॉस्ट से ऊपर होती है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है उसकी गति तेज होती है। अगर वो उठ रही है तो वो ज्यादा ऊपर होगी और गिर रही है तो ज्यादा नीचे होगी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है गिर रही है, तो इसका मतलब सीमांत लागत और उससे नीचे ही होगी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, औसत लागत से कम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सूचकांक ज्यामितिक माध्य पर आधारित होता है? इनमें से कौन सा इंडेक्स ज्योमेट्रिक मीन पे आधारित होता है? तो अभी इससे रिलेटेड एकदम क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व किया था, वो ज्योमेट्रिक मीन ही था। लेस्पियर और पास्चे दोनों के सूचकांक का ज्योमेट्रिक मीन निकाल करके निकालते हैं फिशर का सूचकांक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिशर का सूचकांक। नेक्स्ट है नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब क्या है? तो ये प्रबंध के कार्य हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये सब एक मैनेजर के कार्य होते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय समूहों में लोगों और भौतिक संसाधनों को समूहीकृत करके श्रम का विभाजन इससे संबंधित होता है। क्षेत्रीय समूह में अलग अलग रीजन्स बना देते हैं, उसके आधार पे हम किसी संस्था में लोगों को उनके समूह बनाते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देते हैं और भौतिक संसाधनों को भी उनमें आपस में बांट देते हैं उनके ग्रुप के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है मंडलीकरण, यानी कि डिविजनलाइजेशन, अलग अलग डिवीजन बना देते हैं यानी कि डिविजनलाइजेशन करते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या क्या है? तो हेनरी फेयोल ने सिद्धांत दिए थे टोटल 14, काफी फेमस है ये। फेयोल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे और फेयोल फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्होंने फंडामेंटल जो मैनेजमेंट है उसके प्रिंसिपल दिए थे। नेक्स्ट है समन्वय के तत्व, तो इसमें पूछा है इन्होंने कि समन्वय के क्या क्या तत्व हैं, मतलब समन्वय में क्या क्या शामिल होता है? तो समन्वय में सामूहिक प्रयास, कार्यों में एकता, समान उद्देश्य, सभी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में सम्मिलित है। अब व्यवसाय के आर्थिक परिवेश, एक व्यवसाय को जितनी भी चीजें प्रभावित करती हैं वो उसका परिवेश होती हैं, और जो आर्थिक चीजें प्रभावित करती हैं वो आर्थिक परिवेश में शामिल होती हैं। तो एक देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक नीति और आर्थिक दशाएं, ये सभी व्यवसाय पे प्रभाव छोड़ती हैं और ये आर्थिक परिवेश का हिस्सा होती हैं, और इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 31 का डी सही जवाब है। नेक्स्ट है 32, प्रबंधकीय कौशल में शामिल है, मैनेजरियल स्किल में इंक्लूड है क्या क्या चीजें? तो एक प्रबंधकीय कौशल में ये सभी शामिल है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। एक प्रबंधक को तकनीकी जानकारी, डायग्नोस्टिक नैदानिक जानकारी ताकि कोई निदान सुझा सके, और राजनीतिक कौशल, पॉलिटिकल स्किल भी उसमें होना चाहिए ताकि वो बेटर तरीके से चीजों को संभाल सके। नेक्स्ट है किसी संगठन में उप इकाइयों के कार्यों को एक सतत पैटर्न में जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समन्वय। देखिए यहाँ पे समन्वय का जो ये है, जब किसी संगठन में अलग अलग उप इकाई हैं उनके कार्यों को एक सतत पैटर्न, सतत पैटर्न का मतलब होता है कि उनमें कंटिन्यूटी बनी हो, कि उसके कार्य के बाद उसका कार्य प्रारंभ हो जाए, उसके बाद उसका कार्य प्रारंभ हो जाए, उसके बाद उसका। इससे क्या होता है कि कोई खाली नहीं रहता है और डुप्लीकेशन नहीं होता है, और ये होता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट है हेनरी फेयोल ने प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा है। अब हेनरी फेयोल ने जो प्रशासनिक गतिविधि है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं, उनको कितने समूहों में बांटा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इन्होंने 6 समूहों में बांटा है। और प्रशासन जो जो एक्टिविटी करता है, ये 6 समूह कौन कौन से? ये 6 समूह हैं। उन्होंने कहा कि टेक्निकल एक्टिविटीज करनी होती हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज करनी होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, फाइनेंशियल एक्टिविटीज करनी होती हैं, सिक्योरिटी की एक्टिविटीज, सुरक्षा संबंधी एक्टिविटीज करनी होती हैं, इसके अलावा अकाउंटिंग की एक्टिविटीज करनी होती हैं, और मैनेजरियल एक्टिविटीज करनी होती हैं। तो इस तरीके से 600 में बांट दिया। अब जो मैनेजरियल एक्टिविटीज है उसका मतलब है कि मैनेजरियल फंक्शन। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के कितने फंक्शन बताए हैं? तो ये 6 तो है प्रशासनिक एक्टिविटी, इनमें जो मैनेजरियल एक्टिविटी है उसमें इन्होंने 5 एक्टिविटी बताई हैं, यानी कि 5 कार्य बताए हैं। तो मैनेजमेंट ने के कार्य 5 हैं इनके, हेनरी फेयोल के, और 6 प्रशासनिक गतिविधियों को 6 हिस्सों में बांटा है। जो
छठा हिस्सा है मैनेजमेंट, उसमें 5 एक्टिविटी होती हैं, 5 मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कोऑर्डिनेटिंग, और कोऑर्डिनेटिंग के बाद कंट्रोल। ये इन्होंने 5 इसके मैनेजमेंट के फंक्शन बताए हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है लागत के तत्व हैं, यानी कि कॉस्ट के एलिमेंट क्या है, मतलब कॉस्ट में क्या क्या शामिल रहता है जब हम किसी चीज की कॉस्ट निकालते हैं। तो सामग्री, श्रम, व्यय, ये सभी शामिल रहते हैं, और इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण एवं सूचना संबंधी प्रतिवेदन एक हिस्सा होते हैं, मतलब जो मैनेजरियल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है संस्थाओं में। तो मैनेजरियल रिपोर्टिंग सिस्टम में उन्होंने कहा है कि नियंत्रण और सूचना संबंधी रिपोर्ट जो बनती हैं, कंट्रोल और इंफॉर्मेशन संबंधी, ये क्या है, ये किस टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परिचालन प्रतिवेदन, क्योंकि ये ऑपरेशंस से रिलेटेड है, संस्था की ऑपरेशंस को कंट्रोल करना और उनसे रिलेटेड सूचना देना। बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 37, अप्राप्य ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग राशि। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी पहले डिस्कस हो भी चुका था। अप्राप्य ऋण, ऐसा मतलब हमारा ऋण जो हमने किसी को उधार बेच रखा है या किसी को उधार पैसा दे रखा है, उससे जो पैसा हमें प्राप्त होना था, अगर वो अप्राप्य हो जाए, मतलब वो ना प्राप्त हो हमें, तो हमें घाटा हो जाएगा। अब इस घाटे को पूरा करने के लिए हम पहले से ही एक राशि निर्धारित करके रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रावधान, प्रोविजन। और ये जो प्रोविजन बनाते हैं हम होने वाली हानियों के लिए, ये कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं? ये बनाते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। प्रूडेंस, या उसको कहते हैं रूढ़िवादिता की अवधारणा, यानी कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है यदि प्रस्तावित लाभांश 20% है तो संचय में हस्तांतरित किए जाने वाले लाभ का प्रतिशत क्या होगा? यानी कि कोई संस्था, कोई कंपनी डिविडेंड प्रपोज कर रही है 20%, तो उनको रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? देखिए, अगर डिविडेंड 20% ट्रांसफर कर रही है कंपनी, तो उनको रिजर्व में 7.5% ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब इसकी जो लिमिटेशंस है वो भी मैं बता देता हूं। अगर कोई कंपनी 10% डिविडेंड देना चाह रही है, तो उसको कोई भी रिजर्व में रखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अगर कंपनी 10% से ज्यादा, लेकिन 12.5% तक, 12.5% तक डिविडेंड बांटना चाह रहे हैं, 12.5% डिविडेंड, तो उनको कम से कम 5% अपना रिजर्व बना के रखना होगा। 5% अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा पहले। अगर कंपनी डिविडेंड बांटना चाह रही है 12.5% से ज्यादा, 12.5% से ज्यादा, लेकिन 15% तक, अप टू 15%, अगर 15% तक डिविडेंड बांटना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में उनको ये मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, 12.5% जो है, अगर वो 12.5% बांटना चाह रहे हैं तो 2.5% रिजर्व उनको बनाना होगा, 2.5%। अगर 15% तक बांटना चाह रहे हैं, 12.5% से ज्यादा डिविडेंड लाभांश देना चाह रहे हैं अंशधारियों को, लेकिन 15% तक, तो उनको रिजर्व में पहले बचा के रखना होगा 5%, 5%। अगर कंपनी 15% से ज्यादा डिविडेंड देना चाह रही है, लेकिन 20% तक देना चाह रही है, 20% तक, अप टू 20%, तो 20% तक देना चाह रही है, तो उनको 7.5%, 7.5% रिजर्व बनाना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा प्रस्तावित लाभांश 20%, 20% यानी कि 20% तक, तो 7.5% बनाना होगा। हाँ, अगर इनको 20% से ज्यादा अगर देना है, अब अबव 20%, जब ये 20% से ज्यादा देना चाहेंगे, तो ऐसे केस में इनको 10% रिजर्व बना के रखना होगा, कम से कम न्यूनतम। नेक्स्ट है तलपट में दिए गए स्टॉक को दिखाया जाता है। अगर स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे कह नहीं रखा है, तो ये नेचुरली समझा जाएगा हमेशा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो हमेशा रहता ही है ट्रायल बैलेंस में। जब ये कहा गया है तो इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, ये अपने आप समझना होगा, कॉमन सेंस का अंडरस्टैंडिंग की बात है। तलपट में दिए गए स्टॉक को दिखाया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस में स्टॉक दिखा रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो ऐसे केस में उसको कहाँ पे जब फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये पूछा गया दरअसल इसमें। तो केवल आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा। आप इसको आर्थिक चिट्ठे में, यानी कि केवल बैलेंस शीट में, इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है तो इसका मतलब ऑलरेडी उसको परचेज में से एडजस्ट कर लिया है। नेक्स्ट है नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार यह निर्णय करते हैं कि संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का लेखा पुस्तकों में किया जाए,
परंतु खातों में नहीं, तो फर्म बनाती है। अब ये बहुत अच्छा सेंटेंस है नहीं, इस सेंटेंस में प्रॉब्लम है, इसलिए किसी को समझने में थोड़ी दिक्कत नेचुरली होगी ही। हालांकि इसका जो मीनिंग है वो ये निकलता है सेंटेंस का, इसमें जो कहा गया है कि नया साझेदार जब आता है तो साझेदार ये निर्णय करते हैं कि संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, केवल इस परिवर्तन का लेखा वो पुस्तकों में करेंगे, और जो एसेट की बढ़ी हुई या कम हुई कीमतें हैं उनको खातों में नहीं लिखेंगे। मतलब खातों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल जो चेंज है एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में, उसका इंपैक्ट दिखाना है खाली। एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू पुरानी वाली ही रहेंगी बुक्स में। तो ऐसे केस में संस्था रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बना करके बनाती है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता। और इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है गार्नर बनाम मरे के नियम अनुसार दिवालिया साझेदार की कमी को शोधक्षम साझेदार बांटते हैं। तो इसमें इसका सही जवाब है पूंजी के अनुपात में। देखिए ये क्या था, ये एक केस था, गार्नर, मरे और विलियम, 3 साझेदार थे। उनमें जो विलियम साझेदार थे वो इंसॉल्वेंट हो गए थे, दिवालिया हो गए थे। अब जब वो दिवालिया हो गए तो फर्म के ऊपर जो लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी अब आगे गार्नर और मरे के ऊपर, वो इनको ही बियर करनी थी। तो ऐसे केस में जो विलियमसन है वो तो दिवालिया हो गए, तो इनमें डिस्प्यूट हो गया इस बात को लेकर के। एक पार्टनर तो कहने लगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बियर करेंगे उस दिवालिया का जो लॉस है, दिवालिया को जो कैपिटल लॉस है, जो उसको लाना था वो नहीं ला रहा है, उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे। दूसरा कहने लगा कि नहीं, कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे। तो इसमें फैसला आया कोर्ट का। कोर्ट का जो फैसला आया वो ये आया कि अगर कोई लॉस है संस्था का तो उसको तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे, लेकिन जो दिवालिया साझेदार है उसके दिवालिया की वजह से जो हानि हुई है वो एक पूंजीगत हानि है, और पूंजीगत हानि को आप पूंजीगत अनुपात में बांटेंगे, यानी कि कैपिटल रेशियो में। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है। इसमें हमें यह बताना है कौन सा प्रिंसिपल डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल है गिवन ऑप्शंस में से। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राप्तकर्ता को नामे और प्रदाता को जमा, यानी कि हम डेबिट करते हैं रिसीवर को और क्रेडिट करते हैं गिवर को। ये इसका सही प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, डबल एंट्री सिस्टम का। नेक्स्ट है ब्याज, लाभांश और किराया, इन पर आय। तो जो गिवन ऑप्शन है इनमें से पहचान करनी है कौन सा इनमें से सटीक ऑप्शन है। तो इसका सटीक ऑप्शन है ऑप्शन डी। कारण क्या है, देखिए इन्होंने जो कहा है कि ब्याज, लाभांश और किराया, इन पर आयकर, इनकम टैक्स, मतलब संस्था अपने यहां से किसी को ब्याज दे रही है तो उस पर इनकम टैक्स काट के रखेगी, लाभांश डिविडेंड दे रही है तो इनकम टैक्स काटेगी, किराया अगर दे रही है किसी को तो इनकम टैक्स काटेगी। इसको टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहा जाता है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनीज को कहता है कि आप इंडिविजुअल्स को या हाउस होल्ड्स को जब कोई इनकम देते हैं उनको, तो उसमें से आप ही टैक्स काट लो और हमारे यहाँ टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर दो। तो ये कंपनी के लिए ना इनकम है और ना ही कंपनी के लिए खर्चा है। ये जो आयकर है वो कंपनी के लिए ना इनकम है ना खर्चा है, वो ब्याज, लाभांश, किराए से काट लिया है और काट करके बाकी पेमेंट उनको कर दी है जो इनके लाभार्थी थे। तो संस्था ने तो इनकम टैक्स काट करके अपने यहाँ रख लिया। संस्था जब तक इस इनकम टैक्स को जमा नहीं करा देगी सरकार के यहाँ, तब तक ये संस्था के ऊपर एक लायबिलिटी बनी रहेगी, और लायबिलिटी आएगी कंपनी की बैलेंस शीट में, जो कि इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, जब इसको सरकार को जमा करा देगी तब इनकी बुक्स में वो बचेगा ही नहीं, तो तब कहीं भी नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय याचित किया जा सकता है। मतलब कंपनी ने कुछ अमाउंट ऐसी थी शेयर कैपिटल की जो जिसकी याचना नहीं की, कॉल नहीं की, अनकॉल्ड रह गई वो, और कंपनी ने यह भी तय कर दिया कि इसको केवल समापन के समय ही याचित किया जा सकता है। मतलब अगर कंपनी बंद होने लग गई तभी मांगा जाएगा शेयर होल्डर से, अदरवाइज नहीं मांगा जाएगा। तो ऐसी पूंजी को कहते हैं रिजर्व कैपिटल, यानी कि संचित पूंजी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इसको संचित पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है फर्म के विघटन पर पुस्तकों में ना लिखे गए एक दायित्व। फर्म जब समाप्त होती है, डिसॉल्व होती है, अगर मान लो कोई लायबिलिटी ऐसी है जो बुक्स में लिखी नहीं थी लेकिन अभी पता चला कि वो देना पड़ेगा पैसा, तो इसका मतलब वो लायबिलिटी है। जब वो देना पड़ रहा है तो बुक्स में पहले नहीं लिखा था, लिखा हो नहीं लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो देना पड़ रहा है तो वो कंपनी को पे करना पड़ेगा और वो कंपनी के लिए लॉस होता है, और उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
और टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश कंपनी को देना पड़ रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वसूली खाते को डेबिट किया जाता है, और जो कैश अकाउंट है यानी कि नकद खाता है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो इसमें जो गिवन ऑप्शन है वो ये एक सही ऑप्शन है, वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट है, एक अवधि में 15 लाख रुपए के शुद्ध लाभ की गणना में 20,000 रुपए संपत्ति बिक्री का मुनाफा और 10,000 रुपए मूल्य ह्रास भी विचार किया गया है। इस मामले में परिचालन से कोष क्या होगा? तो देखिए, परिचालन का मतलब होता है ऑपरेशंस, यानी कि बिजनेस ऑपरेशंस। इन्होंने पूछा है बिजनेस ऑपरेशन से कितना फंड है ये बताना है। नेट प्रॉफिट में तो सब कुछ शामिल रहता है। इन्होंने कहा है कि इसके 15 लाख जो शुद्ध लाभ की गणना है उसमें संपत्ति बिक्री पर मुनाफा, तो संपत्ति की बिक्री से जो मुनाफा हो रहा है ये कोई ऑपरेटिंग की इनकम नहीं है, ऑपरेटिंग का फंड नहीं है, तो इसलिए इसको बैक कर दिया जाएगा, यानी कि एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये मुनाफा जोड़ा गया होगा 20,000 रुपए का भी, हम इसको घटा देंगे क्योंकि ये ऑपरेटिंग का फंड नहीं है, इसलिए 15 लाख में से 20,000 घट जाएंगे और ये रह जाएंगे 14,80,000। इसके बाद कहा है कि मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन पर भी विचार किया गया था, यानी कि डेप्रिसिएशन घटाया होगा इन्होंने प्रॉफिट में से, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है इससे फंड में कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है। स्थायी संपत्ति की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, मतलब फंड में कोष में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसको भी एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे? ये घटाया गया होगा, इसको ऐड कर देंगे, तो जो 1480 आया था उसमें 10,000 जुड़ जाएगा, ये 1490 हो जाएगा, और इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, 14,90,000। नेक्स्ट देखेंगे 47, अंश अधिशुल्क का प्रयोग किया जा सकता है। अंश अधिशुल्क होता है शेयर प्रीमियम, जब कंपनी अपने शेयर को उसके जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पे बेचती है मार्केट में, तो जो ज्यादा पैसा कंपनी को प्राप्त होता है, जो अधिक पैसा प्राप्त होता है शेयर की फेस वैल्यू से, उसको कहते हैं प्रीमियम, यानी कि अधिशुल्क। अब इस प्रीमियम के पैसे को कंपनी कहाँ यूटिलाइज कर सकती है, ये इसमें पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसको यूज कर सकती है पूर्ण दत्त बोनस अंशों को निर्गत करने के लिए, फुल्ली पेड बोनस अंश। कारण क्या है? क्योंकि ये कैपिटल गेन है। अब कैपिटल गेन जो है उसका यूज यहाँ पे तो हो सकता है, क्योंकि शेयर होल्डर से मिला था, शेयर होल्डर्स को फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें से लाभांश नहीं बांट सकते। लाभांश हमेशा आयगत लाभों में से बांटा जाता है, और ना ही गुडविल के रिटर्न ऑफ में कर सकते हैं। तो ये इसका सी, इसका सही जवाब होगा खाली। नेक्स्ट 48, मूल लागत 16,000 रुपए है। प्राइम कॉस्ट, सामग्री श्रम का 60% है। सामग्री श्रम का 60% है। इसका मतलब यह है कि अगर श्रम 100 है, अगर श्रम 100 है तो सामग्री उस केस में 60 है। ये सामग्री 60 है और श्रम 100 है। अब कहा गया श्रम क्या होगा, श्रम कितना होगा? तो देखिए, हमें जो रिलेशन है, सामग्री दे रखी है, श्रम दे रखी है। लागत, लागत होती है सामग्री, श्रम और खर्चे। तो खर्चे इसमें है नहीं तो वो इग्नोर कर देंगे हम ये मान लेंगे सामग्री और श्रम का टोटल ही इस केस में लागत है। तो इन दोनों का जो टोटल है वो कॉस्ट है। अब हमें रिलेशन बनाना है कि अगर श्रम 100 है, सामग्री 60 है, तो मूल लागत क्या होनी चाहिए? तो मूल लागत होनी चाहिए 160 इसके हिसाब से। अगर 100 होगा श्रम, क्योंकि सामग्री श्रम का 60% दे रखा है, तो श्रम को अगर हम 100 मान लें तो सामग्री 60 हो जाएगी, और जो लागत आएगी वो दोनों जुड़ जाएंगी तो 160 हो जाएगी। ये जो हमारे पास वैल्यूज आ गई इनको कहते हैं रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू, ये एब्सोल्यूट नहीं है, असलियत नहीं है, ये रेशो प्रोपोर्शन की वैल्यूज है, इसलिए इनको कहते हैं रिलेटिव। जब हमारे पास रिलेटिव फिगर्स अवेलेबल होती हैं तो हम किसी भी ओरिजिनल फिगर को आसानी से निकाल सकते हैं। हमें निकालना है श्रम। अब श्रम जो निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जिस अमाउंट से निकालना है वो लिखेंगे। हमें 16,000 से निकालना है, तो 16,000 लिख लेंगे और इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उससे जो हमें निकालना है। हमें निकालना है श्रम, तो श्रम की रिलेटिव वैल्यू क्या है? श्रम की रिलेटिव वैल्यू 100 है, इसको हम लिख लेंगे 100। और हमारे पास बेस क्या है जिससे हम निकाल रहे हैं? वो है मूल लागत, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको हम बेस मान रहे हैं, जिससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका बेस हम बना देंगे इसके रिलेटिव वैल्यू को, वो है 160। तो बस सीधा सा तरीका होता है, जो चीज हमारे पास अवेलेबल होती है उसकी रिलेटिव वैल्यू नीचे रखो, और जो हमें निकालनी होती है उसकी रिलेटिव वैल्यू ऊपर रख लो, तुरंत निकल जाएगा। तो 16,000 इंटू 100/160 कर दो, ये आ जाएगा 10,000, और इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 48 का सी।
नेक्स्ट देखेंगे, एक साधारण निवासी वह है जो पालन करता है। अब एक साधारण निवासी कौन होगा? जो पालन करेगा किसको? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, बुनियादी और अतिरिक्त शर्तों का। बुनियादी शर्तों को भी पूरा करे और अतिरिक्त शर्तों को भी। देखिए, ये इनकम टैक्स के केस में कोई पर्सन रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। अगर रेजिडेंट है तो वो साधारण निवासी है, नॉर्मल रेजिडेंट है, या असाधारण निवासी है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसको जानने के लिए हमें दो तरह की कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक बेसिक कंडीशन, दूसरी एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन में हम चेक करते हैं, दो बेसिक कंडीशन है और दो ही एडिशनल कंडीशन है। बेसिक कंडीशन में हमारे पास जो कंडीशन होती हैं, वो पहली कंडीशन ये कहती है, जब हम किसी पर्सन के बारे में या किसी संस्था के बारे में, किसी पर्सन के बारे में ये देखें कि वो निवासी है या निवासी नहीं है, तो उसको बेसिक कंडीशन में दो, पहली कंडीशन होती है कि हम ये चेक करते हैं कि वो पर्सन प्रीवियस ईयर में 180 डेज 182 डेज 182 दिन या इससे ज्यादा पिछले साल रहा है कि नहीं है, पहला। दूसरी बेसिक कंडीशन हम देखते हैं, ये बेसिक कंडीशन का ही दूसरी कंडीशन है। मान लो ये अगर नहीं पूरी कर रहा है वो, तो फिर हम करते हैं चेक, क्या वो पिछले साल 60 दिन रहा है, 60 डेज, और पिछले साल 60 दिन के साथ साथ क्या वो पिछले 4 साल में, उससे पहले के 4 साल में 365 दिन रहा है, यानी कि गत वर्ष में 60 डेज और उससे पहले के 4 वर्षों में 365 डेज, 365 दिन। इनमें से वो एक भी कंडीशन को अगर पूरी कर देता है, अगर कोई पर्सन या तो पिछले साल रहा हो 182 दिन, या वो पिछले साल 60 दिन रहा हो और इसके साथ साथ उससे पहले के 4 सालों में 365 दिन रहा हो, इनमें से किसी भी एक कंडीशन को पूरा कर देता है, तो हम कहते हैं कि वो निवासी है। और अगर इनमें से वो एक भी कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा है, ना तो वो पिछले साल 182 दिन रहा है, ना वो पिछले साल 60 दिन रहा है, जब ये दोनों को ही कंडीशन को पूरा नहीं करेगा तो वो अनिवासी हो जाता है। फिर कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अतिरिक्त शर्तों पर जाने की जरूरत नहीं है, तब वो हो गया अनिवासी। अगर मान लो वो इनमें से एक किसी भी कंडीशन को पूरी कर लेता है तो वो बन जाता है निवासी। अब निवासी बन गया, हमें चेक करना है कि वो साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है। उसके लिए हमें अब एडिशनल जो शर्त है उन पे जाना होता है, और एडिशनल शर्त कहती है कि वो रेजिडेंट रहा हो, वो निवासी रहा हो कम से कम 2 साल पिछले 10 सालों में से, यानी कि प्रीवियस जो 10 साल हैं उन 10 सालों में से कम वो 2 साल निवासी रहा हो, चाहे वो असाधारण निवासी ही रहा हो, पहली कंडीशन। दूसरी एडिशनल कंडीशन है कि वो पिछले 7 सालों में, पिछले 7 ईयर्स में वो 730 डेज 730 दिन, पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन वो भारत में रहा हो। अगर वो इन दोनों कंडीशंस को पूरी करेगा, यानी कि एडिशनल दोनों कंडीशन को पूरी करेगा निवासी बनने के बाद, तब हम उसको कहेंगे साधारण निवासी। अगर इन दोनों को पूरी नहीं कर पाएगा, अगर एक को ही करे या एक को भी नहीं करे, तो ऐसे केस में वो केवल असाधारण निवासी रहेगा। असाधारण निवासी, साधारण निवासी तब होगा जब इन दोनों कंडीशंस को पूरी कर देगा। तो अगर कोई पर्सन साधारण निवासी बनेगा तो वो तब बनेगा जब वो बुनियादी शर्तों में को भी पूरा करे, मतलब उनमें से किसी एक को पूरा कर दे और अतिरिक्त दोनों को पूरा करे, तब वो साधारण निवासी होगा। नेक्स्ट है, कृषि आय में शामिल है। अच्छा, इसका आंसर तो बता ही दिया था पहले ही, ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कृषि आय में शामिल है। अब एग्रीकल्चर इनकम में शामिल क्या क्या है, तो ये सभी शामिल हैं कृषि आय में। फसल की बिक्री से आय, कृषि उत्पाद को विक्रय योग्य बनाने की आय, बनाने से आय, और बागवानी से आय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीक नहीं है। तो व्यावसायिक पूर्वानुमान होता क्या? बिजनेस फोरकास्टिंग। देखिए, फोरकास्टिंग होता है भविष्य के बारे में अनुमान लगाना, और व्यवसायिक पूर्वानुमान होता है जब व्यवसाय के संबंध में हम भविष्य के लिए अनुमान लगाते हैं कि कितनी डिमांड हो सकती है हमारे सामान की, हमारा कितना सामान बिक सकता है। तो इस तरह का जब हम कोई पूर्वानुमान लगाते हैं बिजनेस में, तो इसको व्यावसायिक पूर्वानुमान कहते हैं। व्यावसायिक पूर्वानुमान की तकनीक कौन सी नहीं है वह बताना है। तो देखिए, सहसंबंध विश्लेषण नहीं है, इसमें हम खाली सहसंबंध देखते हैं कि सहसंबंध है या नहीं है, जो डेटा ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि प्रीवियस एनालिसिस करते हैं। जबकि व्यावसायिक पूर्वानुमान में हमें फ्यूचर का एनालिसिस करना है। फ्यूचर के लिए हम प्रवृत्ति विश्लेषण करते हैं। प्रवृत्ति विश्लेषण कैसे करते हैं कि करते तो पास्ट का एनालिसिस है प्रवृत्ति में, ट्रेंड में, लेकिन उस पास्ट का ट्रेंड दे करके हम फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक वैसे ही
काल श्रेणी एनालिसिस, टाइम सीरीज में भी हम ऐसे ही करते हैं कि टाइम सीरीज में पिछले कई सालों का डेटा हम देखते हैं और फिर उसका फ्यूचर का हम ट्रेंड जान सकते हैं, तो ये भी फ्यूचर का निकाल सकते हैं। और प्रतीपगमन, रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि दो जो डेटा होते हैं उनके बीच में क्या संबंध है उसको देखते हैं, लेकिन उस संबंध का जो मैथमेटिकल रिलेशन है हम उसको देखते हैं और उसके बेस में हम फ्यूचर का डेटा निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन पता चल गया हमें। नेक्स्ट है समविच्छेद बिंदु पर अंशदान किसके बराबर होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है जब ना लाभ ना हानि हो। और अंशदान क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है कि जब हम किसी यूनिट को जिसको बेच रहे हैं उस यूनिट के जो प्राइस है बेचने वाला, जैसे मान लो हम किसी यूनिट को 10 रुपए की बेच रहे हैं और मान लो इसकी वेरिएबल कॉस्ट हमें पड़ती है 4 रुपए, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट हम 10 रुपए का बेच रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जो वेरी करती जाती है। हम एक यूनिट बनाएंगे 4 रुपए आएगी, 2 यूनिट बनाएंगे 8 रुपए आ जाएगी, अगली यूनिट बनाएंगे फिर 4 रुपए बढ़ करके 12 आ जाएगी, मतलब इसी प्रोपोर्शन में बढ़ती रहेगी। तो हम अगली यूनिट 10 रुपए की बेचेंगे, हर अगली यूनिट पर 4 रुपए तो हमें देना ही देना है, मतलब ये हमारे जो प्रॉफिट में योगदान नहीं कर सकती है, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगी हमारे प्रॉफिट में, क्योंकि हम हर अगली यूनिट पे 4 रुपए कॉस्ट देते चले जाएंगे। हमारे जो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा वो क्या करेगा, वो करेगा 10 रुपए का बेच रहे हैं और 4 रुपए कॉस्ट आ रही है तो 6 रुपए हर यूनिट हमें देती जाएगी, ये हमारे बिजनेस को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 6 रुपए का। 4 तो हमें कॉस्ट पड़ेगी, जैसे हम 10 रुपए का कोई सामान बनाया 4 रुपए खरीद के लाए, तो 4 रुपए तो हम खरीद के ला रहे हैं, 10 का बेच रहे हैं, हमारे बिजनेस को क्या मिल रहा है 6 रुपए, तो ये 6 रुपए हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ये कंट्रीब्यूशन किस लिए मिलता है किसी बिजनेस को, इस कंट्रीब्यूशन से बिजनेस अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को पूरी कर ले और उसके बाद कुछ बचेगा तो प्रॉफिट कमाएगा, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट ये दोनों ही कंट्रीब्यूशन से ही निकालने होते हैं। तो कंट्रीब्यूशन बराबर होता है इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों ही फॉर्मूले हैं कंट्रीब्यूशन के। ये अंशदान, इन्होंने कहा है कि समविच्छेद बिंदु क्या होता है, जिसपे ना लाभ हो ना हानि हो। तो ना लाभ ना हानि कब होगा, जब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हमें पूरी हो जाए। मान लो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 6000 है, जैसे दुकान का किराया 6000 है, तो देखिए हम 10 रुपए की एक यूनिट लाके 4 में बेचते हैं और एक यूनिट पे हम कमाते हैं 6 रुपए, 6 रुपए एक यूनिट पे कमाते हैं। मान लो 6000 हमारा दुकान का किराया है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। अब कम से कम हम जब 1000 यूनिट जब हम बेच देंगे तो उन 1000 यूनिट पे हमें 6000 के कंट्रीब्यूशन से 6000 मिल जाएंगे, यानी कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पूरी हो जाएगी। मतलब जब हम 1000 यूनिट बेच देंगे तब हमको ना लाभ रहेगा ना हानि, ना लाभ होगा ना हानि, क्योंकि पूरी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो गई 6000, 1000 यूनिट पे 6 रुपए जो बच रहे थे उससे, उस कंट्रीब्यूशन से। इसके बाद हमें अगली यूनिट जो भी हम बेचेंगे, मान लो 500 और बेच देते हैं, तो वो 500 गुना 6 पूरे के पूरे अब 3000 रुपए हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम अगली 1000 और बेच देंगे तो 6000 प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, ये तो कवर हो गई 1000 के साथ ही। तो जो 1000 यूनिट है ये अंशदान है। तो इसमें जो सही जवाब है इसका वो हो जाता है ऑप्शन बी, स्थिर लागत। यहाँ पे हमने देखा कि अंशदान कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, तो कंट्रीब्यूशन क्या है, ये 6000, एक यूनिट कंट्रीब्यूट 6 रुपए कर रही है, 1000 यूनिट कंट्रीब्यूट 6000 कर रही है, तो 6000 जब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पे बीईपी आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसका बी सही जवाब है। नेक्स्ट है आंतरिक प्रबंधकीय प्रतिवेदन उपयोगी होते हैं। इंटरनल जो मैनेजमेंट की रिपोर्ट होती है वो किस किस के लिए उपयोगी होते हैं, तो वो सभी के लिए उपयोगी होते हैं, चाहे वो शीर्ष स्तरीय प्रबंधक हैं, चाहे कार्यात्मक प्रबंधक हैं और चाहे परिचालन से संबद्ध प्रबंधक हैं, वो सभी को मदद करती हैं। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए माल अथवा सेवाओं को उत्पादित करने का जोखिम उठाता है। देखिए जो पर्सन पूरा रिस्क बियर करता है, इसका मतलब वो लाभ कमाना चाहता है, प्रॉफिट अर्न करता है, उसके लिए वो हर तरह का जोखिम लेता है, बिजनेस शुरू करता है, सामान खरीदता है, सेवाओं को खरीदता है, उनके साथ एग्रीमेंट करता है, तो उसको कहते हैं उद्यमी, यानी कि एंटरप्रेन्योर। और इसको साहसी भी कहते हैं, साहसी। नेक्स्ट है 3%, 3% शिक्षा उपकर देय है। देखिए शिक्षा उपकर एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दिया जाता है, अब 4% दिया जाता है। तो जो भी हम देते हैं उपकर, ये इनकम टैक्स के मामले में ये लगता है लोगों के जो इनकम टैक्स की अमाउंट निकल करके आती है, उनके इनकम पे जो टैक्स की अमाउंट आती है, अगर वो एक दायरे से ऊपर कमाते हैं तो उनपे सरचार्ज भी लगता है, अधिभार भी लगता है। और ये जो उपकर देना होता है शेष, ये लगेगा आयकर और अधिभार दोनों जो मिलकर हो जाते हैं उन पे लगता है।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगर किसी पर्सन पे सरचार्ज लगता ही नहीं है तब तो उसकी खाली आयकर पर लगेगा, लेकिन अगर किसी आदमी को आयकर के बाद उस पर सरचार्ज भी देना पड़ रहा है, उसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है या 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको ये सरचार्ज भी देना होता है। ऐसे केस में अब इन आयकर और अधिभार दोनों पे मिला के लगेगा ये उपकर। तो 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है तटस्थता वक्र दो वस्तुओं का ऐसा संयोग है जो, अब तटस्थता वक्र इंडिफरेंस कर्व कॉम्बिनेशन होता है, किस टाइप की दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को बताता है। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्थानापन्न वस्तुएं यानी कि सब्स्टिट्यूट कोड्स। देखिए तटस्थता वक्र होता क्या है, तटस्थता वक्र ये बताता है हमें कि एक कंज्यूमर मान लो दो कमोडिटी यूज करता है, मान लो वो एक ऐसी कमोडिटीज यूज करता है जो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, यानी कि वो व्हीट और राइस दोनों ही उसके खाने में भोजन में मदद करते हैं। अगर वो व्हीट ज्यादा यूज करेगा, गेहूं ज्यादा खाएगा तो राइस की क्वांटिटी कम कर देगा, और व्हीट कम खाएगा तो राइस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो अब इनके अलग अलग संयोग यूज कर सकता है वो अगर व्हीट ज्यादा कंज्यूम करेगा तो हो सकता है वो यहाँ पे जब कंजम्पशन है तो राइस का कंजम्पशन बिल्कुल भी ना करे। वो थोड़ा राइस कंज्यूम करना चाहता है, खाना चाहता है, तो वो व्हीट में थोड़ी कमी ला देगा, गेहूं में थोड़ा कमी ला देगा, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ जाएगा, यानी कि उस टाइम पे यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर वो राइस और ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है तो वो व्हीट थोड़ा और सेक्रीफाइस कर देगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो एक कर्व बनता है इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व हमें उन बिंदुओं को बताता है जिसपे एक कंज्यूमर ऐसे संयोगों पे आता है जिन संयोगों में वो इंडिफरेंट महसूस करता है। इंडिफरेंट का मतलब क्या हो गया कि उसको ये डिफरेंस नहीं रहता है कि इससे ज्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या इससे ज्यादा, मतलब वो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करे। एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं किसी कंज्यूमर को, सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं वो तटस्थ हो जाता है, इंडिफरेंट हो जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। तो सारे सेम सेटिस्फैक्शन देने वाले संयोगों को बताता है स्थानापन्न वस्तुओं के केस में। नेक्स्ट है यदि दो चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक अनिश्चित है। अगर दो चर हैं, मतलब कोई वेरिएबल है, और उनमें जो सहसंबंध गुणांक है वो अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब है कि कोई श्योर नहीं है कि वो आपस में उनमें कोई सहसंबंध है भी कि नहीं है, कभी एक दूसरे को प्रभावित करता है, कभी कोई प्रभाव दिखता नहीं है, तो इसका मतलब उनमें सहसंबंध है ही नहीं। और ऐसे केस में जो इनका कोरिलेशन है वो माना जाएगा 0। नेक्स्ट है इनके बीच के संबंधों का अध्ययन करते समय हमें नकारात्मक सहसंबंध की उम्मीद करनी चाहिए। नकारात्मक सहसंबंध यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन। अब किस किस के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन मिलता है जनरली नॉर्मली, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्पाद की कीमत और मांग। देखिए इनमें जो सहसंबंध है वो नकारात्मक मिलता है नॉर्मल केसेस में हमेशा, कि जब किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है, कीमत गिर जाती है तो मांग बढ़ जाती है, तो इनमें नकारात्मक सहसंबंध मिलता है। नेक्स्ट सीमांत उपयोगिता यदि शून्य होती है, तो अगर किसी चीज की मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो तो उस केस में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी जब किसी चीज की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। देखिए सीमांत उपयोगिता क्या होती है कि हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करें और उसकी उपयोगिता हमारे लिए कितनी होगी, उसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता। जनरल रूल ये होता है कि जैसे जैसे हम किसी यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो हर अगली यूनिट से जो मिलने वाली उपयोगिता है वो कम हो जाती है। पहले से हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, अगली यूनिट आई तो क्योंकि हम पहले से कुछ कंज्यूम कर चुके हैं तो वो कुछ कम देगा, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इस तरीके से गिरती चली जाती है हर अगली यूनिट के साथ। जैसे हम अगली यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं तो गिरती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है कि जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते चले जाते हैं तो अगली यूनिट हमें कोई बेनिफिट, कोई यूटिलिटी हमें नहीं मिलती है, यानी कि हम फुल्ली उससे अब त्रस्त हो चुके हैं, अब हम उसको कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केस में 0 हो जाएगी। और उससे ज्यादा भी अगर हम कंज्यूम करेंगे तो नेगेटिव भी हो जाएगी। अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि 1 यूनिट से हमें कितनी यूटिलिटी मिली, 2 यूनिट हुई तो कितनी मिली। अब टोटल यूटिलिटी कैसे चलती है कि ये टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता, 1 से जितनी उपयोगिता मिली, जब 2 कंज्यूम हुई तो वो कुछ बढ़ गई, 3 करी तो कुछ बढ़ गई, ऐसे ही ये बढ़ती रहती है, थोड़ी थोड़ी ये बढ़ती रहती है। लेकिन
जब हमारा ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि अगली यूनिट से हमें कोई यूटिलिटी मिली ही नहीं। जब कोई मिली ही नहीं तो टोटल यूटिलिटी हमारी यहाँ पे ये मैक्सिमम यूटिलिटी हमारी जो टोटल यूटिलिटी होती है ये फिक्स हो जाती है। और इसके बाद भी अगर हम कोई यूनिट कंज्यूम करेंगे तो वो हमारा नकारात्मक रिजल्ट जब देगी, नकारात्मक देगी तो जो टोटल यूटिलिटी है, जो हमारी कुल उपयोगिता थी, वो उल्टी कम होने लगती है, यानी कि गिरने लगती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ तक ये बढ़ी और जैसे ही ये नेगेटिव होती है तो गिरने लग जाती है। मतलब इस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी रहती है मैक्सिमम, तो अधिकतम होती है उस समय जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, तो ये अधिकतम होती है। नेक्स्ट है कौन व्यापार चक्र का भाग नहीं है? बिजनेस साइकिल। देखिए बिजनेस साइकिल क्या होता है कि बिजनेस में जो तेजी मंदी आती रहती है उसी को कहते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बूम आ रहा है, बिजनेस में डिप्रेशन आ गया, मंदी आ गई, रिकवरी आ गई, फिर से रिकवर होने लग गया। तो ये बिजनेस के जो एक्टिविटी है, बिजनेस साइकिल है, उसके हिस्से हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है ये इसका कोई हिस्सा नहीं, सॉरी, ये ऑप्शन डी जो है गतिवर्धन, ये कोई हिस्सा, इसका हिस्सा नहीं है। ये तीनों हिस्सा है। क्या होती है बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल होती है कि कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है, कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है। बिजनेस ऐसे चलता रहता है, उठते बढ़ते, तो ये इसकी साइकिल रहती है। अब इसमें जो स्टेजेज होती हैं, स्टेजेज होती है कि जब नीचे से हम ऊपर की तरफ आते हैं तो इसको कहते हैं रिकवरी, यानी कि ये वाली जो सिचुएशन है, जब हम मंदी से उबर करके ऊपर की तरफ आते हैं तो इसको कहते हैं रिकवरी। तो ये वाला पार्ट इसका कहलाता है रिकवरी। रिकवरी का मतलब हो गया समुत्थान, हिंदी में इसको समुत्थान बोल देंगे। इसके बाद जब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो उसको कहते हैं बूम, यानी कि उछाल। यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये बूम है, इसको कहेंगे बूम। जब मंदी चलती है, अब बूम के बाद मान लो गिरावट शुरू हुई, तो बूम से जैसे हम जब नीचे गिरना शुरू होते हैं, नीचे की तरफ, बिजनेस में जब खराब दौर शुरू होता है तो उसको हम कहते हैं डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेस शुरू हो गया है। और जब मंदी चल रही होती है तो उसको बोलते हैं रिसेशन। तो ये इसके पूरी साइकिल हुई, बिजनेस साइकिल, कि जैसे रिसेशन से मान लो फिर से हम उबरना शुरू होंगे तो उसको कहेंगे रिकवरी। तो ये पॉइंट रिकवरी हुआ, ये बूम हो गया, ये डिप्रेशन हो गया, ये रिसेशन हो गया, और ये चक्र चलता रहता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन वो हो गया डी। ये एक्सेलरेशन यानी कि ये गतिवर्धन, ये इसका कोई हिस्सा नहीं होता है बिजनेस साइकिल का। नेक्स्ट है निम्न समंकों से लाभ मात्रा अनुपात की गणना कीजिए। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो। तो देखिए लाभ और मात्रा अनुपात, यहाँ पे मात्रा का मतलब होता है बेची गई मात्रा यानी कि विक्रय, और लाभ का मतलब होता है ये लाभ। इस लाभ को कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि अभी पहले हम पढ़ रहे थे, इससे पहले जो एग्जांपल दिया था कि 10 में से अगर ये 4 वेरिएबल कॉस्ट घटा दे तो जो 6 है कंट्रीब्यूशन है, ये 6 रुपए कंट्रीब्यूशन, यही तो पहले हमारे उसको घाटे को कवर करता है, फिक्स्ड कॉस्ट को, यही 6 रुपए बाद में प्रॉफिट होने लग जाता है। तो इसको कंट्रीब्यूशन को प्रॉफिट भी बोल देते हैं यहाँ पे। अब इसका जो फॉर्मूला है, जब हमें विक्रय और लाभ दोनों का डेटा दे रखा हो तो ऐसे केस में कितना परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पे हम पीवी रेशियो जान सकते हैं। पीवी रेशियो यानी कि प्रॉफिट, पी मतलब प्रॉफिट, लाभ, और वी वॉल्यूम यानी कि मात्रा, यानी कि सेल्स की मात्रा। तो इसी से इसका फॉर्मूला भी बन जाता है। इसका फॉर्मूला बन जाता है कि ये पीवी यानी कि लाभ में परिवर्तन, प्रॉफिट में चेंज। तो प्रॉफिट में चेंज कितना हो रहा है? प्रॉफिट 2017 में 5000 और 18 में 10,000, यानी कि 5000 का चेंज हो रहा है, 5000 का प्रॉफिट चेंज हो रहा है। और मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है? विक्रय की मात्रा में 50 से 75 यानी कि 25 का परिवर्तन हो रहा है। तो हम लिख देंगे 5000 अपॉन 25,000 इंटू 100, ये पीवी रेशियो आ जाएगा। अब इसको निकालने कितना आ रहा है? 5 से 5 टाइम कट गया और 5 से ये चला जाएगा 20 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 20%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 20%। नेक्स्ट हो जाएगा किसी महाविद्यालय के छात्रों का ग्रामीण एवं शहरी 2 वर्गों में वर्गीकरण। ये किस टाइप का वर्गीकरण है? तो देखिए छात्र हैं, एक ही महाविद्यालय के हैं, एक ही एरिया के भी हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण हैं और कुछ शहरी हैं। तो ग्रामीण छात्र और शहरी छात्र, ये किस टाइप का वर्गीकरण है? ये वर्गीकरण हो गया क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक वर्गीकरण। हम उनकी क्वालिटीज के आधार पे वर्गीकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट है
यदि किसी एक वर्ष में सरकार का सकल राजकोषीय घाटा 3 लाख करोड़ है, राजस्व घाटा 1.5 लाख करोड़ है, ब्याज का भुगतान 80,000 करोड़ है, तो उस वर्ष में सरकार का प्राथमिक घाटा क्या होगा? तो देखिए घाटा होता क्या है, पहले जाने ये तीनों चीजें होती क्या क्या है। सकल राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे का मतलब है सरकार के राजकोष का घाटा। राजकोष यानी कि सरकार का खजाना, सरकार के खजाने में से सरकार के सारे खर्चे और सरकार के खजाने में आने वाली सारी आमदनी में जो अंतर होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। सरकार को जितनी भी आमदनी आ रही है, जितना भी पैसा आ रहा है कहीं से भी, वो इसकी आमद हो गई, और सरकार जितना भी खर्च कर रही है जिस भी टाइप का, वो इसका खर्चा हो गया। इन दोनों में जो अंतर होता है उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। इस अंतर को सरकार पूरा कहां से करती है? इस अंतर को सरकार उधार लेके पूरा करती है, जिसको कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। अब आता है राजस्व घाटा क्या होता है। तो यहाँ पे तो राजकोषीय घाटे में तो हर तरह का खर्चा, चाहे वो राजस्व खर्चा था चाहे पूंजीगत खर्चा था, हर तरह की आमदनी, चाहे वो राजस्व आमदनी थी चाहे पूंजीगत आमदनी थी। राजस्व घाटा होता है राजस्व खर्चा और राजस्व आमदनी, यानी कि जो रेवेन्यू इनकम होती है और रेवेन्यू खर्चे होते हैं, उनका अंतर जो होता है वो राजस्व घाटा होता है। और ब्याज का भुगतान, मतलब जो सरकार पे पहले कर्जे थे उनके ब्याज का भुगतान करना, ये 80,000 करोड़। तो सरकार कह रही है प्राइमरी डेफिसिट क्या है। देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा किसी सरकार के लिए, मान लो सरकार का कुल राजकोष में, सरकार के कुल राजकोष में जो पैसा आ रहा है वो मान लीजिए 100 रुपये आ रहा है। अब हम कह रहे हैं कि सरकार के राजकोष से जो कुल जा रहा है पैसा इस बार, वो मान लो 120 जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 120 जा रहा है, तो 20 का सरकार को कहीं से उधार लेना पड़ेगा। ये 20 है सरकार का राजकोषीय घाटा, और ये 20 रुपए सरकार को कहीं से उधार लेने पड़ेंगे। अब ये जो 20 रुपए उधार लेने पड़ेंगे, इसमें भी क्या है कि मान लो सरकार कह रही है कि ये जो 120 करोड़ है पे, यहां से ध्यान देंगे कि ये जो 120 रुपए की सरकार पेमेंट कर रही है इस साल, हमने पता किया कि भी इसमें सरकार पुराने जो उधार थे उन पे ब्याज ब्याज कितना जा रहा है। तो पता चला कि इसमें से 18 रुपये 18 रुपीज तो सरकार पुराने कर्जों का ब्याज ही दे रही है, पुराने कर्जों का ब्याज दे रही है। ये जो खर्चे जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो सरकार उधार ले रही है 20 करोड़, 18 रुपये तो सरकार ब्याज को देने के लिए उधार ले रही है। तो यानी कि जो 20 का जो घाटा है उसमें से 18 का घाटा तो ब्याज का घाटा है, ये तो ब्याज देना पड़ रहा है उसकी वजह से घाटा है। बाकी जो प्राइमरी एक्टिविटीज से जो घाटा है, यानी कि जो प्राथमिक घाटा है, वो तो केवल 2 है। तो इसलिए अगर हम इस घाटे में से, राजकोषीय घाटे में से हम ब्याज की अमाउंट निकाल दें तो ये प्राइमरी डेफिसिट रह जाता है, प्राथमिक घाटा। बस प्राथमिक घाटा निकल जाएगा। हमें 3 लाख, इसमें से 3 लाख करोड़ में से ये 80,000 करोड़ जो ब्याज है इसको घटा देना है, तो ये आ जाएगा 2,20,000 करोड़। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द्विपहलू अवधारणा, यानी कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर लेन देन को अभिलेखित करने की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है, जिसमें हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर एंट्री करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 65 मुद्रा मापन अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार निम्न में से किसे व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाएगा? तो मुद्रा मापन अवधारणा के आधार पर हम कौन सी चीज को रिकॉर्ड करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयंत्र और मशीनरी का मूल्य, क्योंकि संयंत्र और मशीनरी को हम मुद्रा में माप सकते हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं। अब प्रबंध निदेशक का स्वास्थ्य मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, कंपनी के माल की गुणवत्ता मुद्रा में नहीं मापी जा सकती, तो इसका सही जवाब सी होगा। नेक्स्ट है जहाजी बिल्टी निर्गत की जाती है, बिल ऑफ लीडिंग किसके द्वारा ये इशू किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ये इशू किया जाता है शिपिंग कंपनी के द्वारा, जहाजी कंपनी के द्वारा इसको इशू किया जाता है। जहाजी बिल्टी इस बात का प्रमाण होती है कि ये सामान निर्यातक ने जहाज पे रख दिया और वो सामान रवाना हो चुका है। जहाजी बिल्टी जहाजी कंपनी इशू करती है कैप्टन की रसीद के आधार पे। कैप्टन की रसीद होती है जब जहाज में सामान रखा जाता है, तो जो कैप्टन होता है वहां का, वो एक रिसीप्ट देता है, उसको देख करके जहाजी कंपनी के ऑफिस से जहाजी बिल्टी बन जाती है। नेक्स्ट है अंशों व ऋण पत्रों में अभिदान आमंत्रित करने के लिए प्रावधान निर्गत कर सकती है केवल, मतलब कौन सी कंपनी
अंश और ऋण पत्रों में अभिदान आमंत्रित करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सार्वजनिक कंपनी। देखिए निजी कंपनी तो प्रोस्पेक्टस इशू करती ही नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है पब्लिक को इनवाइट करना। निजी कंपनी पब्लिक को अपने शेयर बेच नहीं सकती है, तो इसको ये नहीं होगा, केवल ये पब्लिक कंपनी इशू करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का मापन किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को मापने के लिए कौन कौन सी विधि यूज होती है? तो ये तीनों विधि यूज हो सकती हैं। सही जवाब ऑप्शन डी, व्यय गणना विधि, आय गणना विधि और उत्पादन गणना विधि। तीनों विधियों का भारत में भी जो नेशनल इनकम है वो मापते हैं, तो तीनों विधियों का यूज होता है अलग अलग एरिया के लिए। नेक्स्ट है दीर्घकाल में लागत और उत्पत्ति का संबंध निर्भर करता है। अब लॉन्ग टर्म में जो लागत है, कॉस्ट है और आउटपुट है, इनका रिलेशन डिपेंड करता है किस टाइप का? इनका रिलेशन हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल पर। देखिए दीर्घकाल होता क्या है? इकोनॉमिक्स में दीर्घकाल 2 साल 4 साल 5 साल करके नहीं होता। इकोनॉमिक्स में दीर्घकाल और अल्पकाल जो होता है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन जो होता है, उसका आधार ये होता है कि जो हमारे उत्पादन के साधन है, अगर हमारे पास उत्पादन के सारे साधनों को जितने समय में हम परिवर्तन कर सकते हैं वो दीर्घकाल, और जिस समय में हमारे पास उत्पादन के कुछ साधन फिक्स रहते हो, केवल कुछ में ही परिवर्तन कर सकते हो, तो वो शॉर्ट पीरियड होता है, यानी कि अल्पकाल। तो दीर्घकाल में लागत और उत्पत्ति का संबंध कैसा होगा? क्योंकि हम लागत में जो हमारे पास जितने भी साधन हैं, हम उनको एक लेवल पे यानी कि एक स्केल पे बढ़ा सकते हैं, सभी में परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये पैमाने के प्रतिफल होते हैं। परिवर्तनशील घटकों का जो प्रतिफल होता है, परिवर्तनशील घटक ये तब होता है जब कुछ घटक हमारे परिवर्तनशील रहते हैं और कुछ स्थायी रहते हैं। तो ये होता है कौन से केस में? अल्पकाल में, यानी कि शॉर्ट पीरियड में। तो इसका सही जवाब दीर्घकाल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पैमाने के प्रतिफल होते हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल फैक्टर होते हैं शॉर्ट टर्म में। नेक्स्ट है आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है। तो ये डेफिनेशन है, और इसलिए पूर्ण रोजगार एक प्राकृतिक स्थिति है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह सिद्धांत है से का नियम है। ये से का ऐसा कहना है, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, इनका मानना था कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड स्वयं क्रिएट कर लेती है। नेक्स्ट है रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार से विचलन की स्थिति होती है। तो ये इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पूरी तरह से अस्थायी। दरअसल क्लासिकल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट की ये कहती है, उसका मानना ये होता है कि रोजगार मतलब हमेशा पूर्ण रोजगार रहना ही है। अगर विचलन होता है कुछ समय के लिए पूर्ण रोजगार में, तो वो अस्थायी होता है, वो फिर से अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाता है मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से। तो बी इसका सही जवाब है, प्योरली टेम्परेरी। नेक्स्ट है किसी प्रतिचयन में संपूर्ण जन समुदाय का पारस्परिक रूप से अपवर्जी समूह में विभाजित होता है। यानी कि कोई सैंपलिंग किया जा रहा है अगर, तो पूरी पॉपुलेशन को हम बांटते हैं, सेगमेंट करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में। ये किस टाइप की सैंपलिंग कहलाती है? तो क्योंकि हम अलग अलग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप बना लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि इस ग्रुप का एक भी बंदा इस ग्रुप में शामिल नहीं है, अपवर्जी हैं एक दूसरे के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोटा सैंपलिंग। इसको कोटा प्रतिचयन या कोटा सैंपलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रतिचयन त्रुटि, इसके विपरीत अनुपातिक है। सैंपलिंग एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, मतलब इसमें ये कहा गया कि जो सैंपलिंग एरर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिचयन आकार यानी कि सैंपल साइज। देखिए इसका मतलब क्या है कि सैंपल साइज आप जितना बढ़ा देंगे, सैंपलिंग साइज जितना बड़ा होगा, सैंपल का साइज हमारा, पॉपुलेशन में से जितनी ज्यादा यूनिट्स को हम शामिल करेंगे स्टडी में, उतनी कम संभावना रहेगी त्रुटि की। और सैंपल का साइज जितना छोटा रहेगा उतनी ज्यादा संभावना रहेगी त्रुटि की, क्योंकि सैंपल का साइज छोटा होगा तो इसका मतलब कम इकाई हमने स्टडी की। तो इसलिए पॉपुलेशन की जितनी कम यूनिट हम स्टडी में शामिल करेंगे, एरर की संभावना बढ़ जाएगी, सैंपलिंग एरर की। जितना बड़ा सैंपल होगा सैंपलिंग एरर कम रहेगा। तो इसका ये जवाब सही है, ये विपरीत होता है प्रतिचयन आकार। नेक्स्ट है निम्न में से किस पूर्वानुमान तकनीक में पिछले अनुभव से प्राप्त समंकों का विश्लेषण किया जाता है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस टाइप के पूर्वानुमान में हम पिछले अनुभव से जो अंक मिले हैं उनका विश्लेषण करते हैं। तो काल श्रेणी एनालिसिस, टाइम सीरीज फोरकास्ट। टाइम सीरीज का मतलब होता है कि अलग अलग टाइम के, जैसे 1990 के, 91 के, 92 के, 93 के टाइम सीरीज बन गई है।
मतलब हम प्रीवियस जो कई साल का डेटा है उसको हम जो हमने ऑब्जर्व किया है, अपने अनुभव से देखा था, उसको एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे हम फ्यूचर के डाटा का एस्टीमेट लगाते हैं। नेक्स्ट है वह प्रतिवेदन जो संपूर्ण संगठन के बारे में सूचनाएं संकलित करता है, जिसमें बाहरी लोगों की भी रुचि होती है, क्या कहलाता है? तो इस टाइप का जो प्रतिवेदन होता है इसको कहते हैं उद्यम प्रतिवेदन, यानी कि एंटरप्राइज रिपोर्ट, मतलब पूरी संस्था के बारे में रिपोर्ट। अब पूरी संस्था के बारे में जो रिपोर्ट होती है उसमें पूरी संस्था की सूचनाएं रहती हैं, बाहरी लोग भी उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं जो संस्था के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। तो ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है व्यापार शेष भारत का अनुकूल था। तो भारत का जो ट्रेड बैलेंस था वो अनुकूल कब था? अनुकूल का मतलब है जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे और इंपोर्ट कम थे। तो कौन से वर्ष थे जिनमें ये अनुकूल रहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 72-73 और 76 और 77 में। ये 2 वर्ष ऐसे थे जिनमें हमारा व्यापार शेष अनुकूल रहा था। इसमें 72-73 में रहा था 104 करोड़ रुपए पॉजिटिव, और इसमें रहा था 76-77 में 68 करोड़ पॉजिटिव, बाकी हमेशा नेगेटिव रहा है। नेक्स्ट है नए साझेदार के प्रवेश पर भवन के मूल्य में हुई किसी वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। तो देखिए जब कोई नया साझेदार आए जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पुनर्मूल्यांकन अकाउंट। तो किसी एसेट में बढ़ोतरी घटोतरी जो भी होती है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाती है। सही जवाब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य है निर्णय प्रक्रिया हेतु प्रबंध को सूचनाएं प्रदान करना। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट जानना चाहते हैं, सेल्स प्राइस, जो कुछ भी हम निकालते हैं तो उसका मकसद हमारा होता है जो मैनेजमेंट है उसको सूचना मिल जाए, उन जिनके आधार पर वो डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट है एक 10 रुपए वाले ऐसे अंश जिस पर 8 रुपए की याचना की गई, मतलब 8 रुपए मंगाए गए और 6 का भुगतान हो गया, उसका हरण किया जाता है, फॉरफिट किया जाता है, तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। देखिए अंश पूंजी उतने रुपए से होती है किसी शेयर की जितने रुपए उस पर मंगाए गए होते हैं। जब उसको फॉरफिट किया जाएगा तो उसकी अंश पूंजी कैंसिल करनी होती है। अब अंश पूंजी को कैंसिल उतने से ही करेंगे जितने से वो बनी है। तो अंश पूंजी बनती है जितने उस पर कॉल्ड अप हुए, तो 8 रुपए मंगाए गए, 8 रुपए से ही अंश पूंजी को कैंसिल करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लीफो विधि का प्रयोग करना तब उपयुक्त होता है जब, अब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इन्वेंट्री कॉस्टिंग जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसका एक मेथड होता है। तो ये कब मतलब किस केस में लीफो विधि ज्यादा ठीक रहती है, लाभदायक रहती है? इसका सही जवाब है जब कीमतें बढ़ रही हो। जब कीमतें बढ़ रही हो तो ये विधि फायदेमंद क्यों रहती है? क्योंकि इसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया। जब कीमतें बढ़ रही होती हैं तो जो लास्ट में सामान आया है वो महंगी कीमत वाला सामान है जो लास्ट में आया है, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में जो सामान आया है महंगाई चल रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब लास्ट में जो सामान आया है वो बढ़ी हुई कीमत पे है। तो जो बढ़ी हुई कीमत का सामान है उसको हम इशू पहले ही कर देंगे, जो लास्ट आया है उसको फर्स्ट इशू कर दिया, यानी कि जब वो जाएगा तो इससे क्या है कि हमारी कॉस्ट बढ़ी हुई महसूस होगी, और जो इन्वेंट्री है वो पुरानी कीमत पर रहेगी, यानी कि कम कीमतों पर रहती है। तो किसी भी बिजनेस के लिए फायदेमंद यही रहता है कि उसकी कॉस्ट ज्यादा रहे। अगर ज्यादा महंगा सामान उसने खरीदा है तो वो पहले ही उसके कॉस्ट में शामिल हो जाए, जिससे प्रॉफिट कम दिखे, टैक्स कम लगे और इन्वेंट्री कम वैल्यू पे दिखेगी। तो ये अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है उसके मकसद से भी अच्छा रहता है। तो इस केस में बढ़ रही जब कीमत होती है तो लीफो अच्छा रहता है, जब कीमतें गिर रही होती हैं तो फीफो अच्छा रहता है, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है एक सामान्य साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आज की डेट में ये क्वेश्चन पुराना पड़ चुका है, जो नया डेटा है वो मैं बता देता हूँ। नया जो डेटा है उसमें साझेदारी फर्म चाहे बैंकिंग हो या अन्य कोई हो, सब सामान्य है, कोई अंतर नहीं रह गया है। पार्टनरशिप के केस में आज की डेट में जो मैक्सिमम पार्टनर्स हैं वो हो सकते हैं 50 अधिकतम सदस्य संख्या। ये 50 अधिकतम कैसे हो सकते हैं? दरअसल कंपनीज एक्ट में ये कहा गया है कि किसी पार्टनरशिप के चलाने के लिए जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो हो सकती है जो सरकार निर्धारित करे। कंपनीज एक्ट ये कहता है, इस सेंटेंस पे ध्यान दें, कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अधिकतम सदस्य संख्या पार्टनरशिप के केस में वो होगी जो निर्धारित की जाए। निर्धारित किसके द्वारा की जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाएगी। लेकिन अगले सेंटेंस में कंपनीज एक्ट कहता है कि जो निर्धारित की जाएगी वो संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो संख्या सरकार निर्धारित करे वो 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो सरकार ने निर्धारित कर दी 50। तो जो 50 है वो 100 से ज्यादा नहीं है, लेकिन जो रूल है वो 50 का ही है, तो 50 ही इसमें माना जाएगा मैक्सिमम पार्ट में। नेक्स्ट है छोटे उद्योग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 करोड़ रुपए। हालांकि ये भी अब लिमिट्स चेंज हो चुकी हैं। जो नई लिमिट्स हैं वो मैं बता देता हूं। पुरानी लिमिट के अनुसार भी एक बार बता देता हूं क्या है डेटा। पुरानी लिमिट के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, और जो सर्विस इंडस्ट्री है उसकी अलग अलग लिमिट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के केस में और सर्विस इंडस्ट्री के केस में जो लिमिट्स हैं उनको मैं बता देता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के केस में माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, माइक्रो ऐसी यूनिट को माना जाएगा जिसमें प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं है, 25 लाख से ज़्यादा नहीं है। और स्मॉल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 25 लाख से ज़्यादा हो लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, 5 करोड़। तो माइक्रो में 25 लाख और स्मॉल में, लघु में 5 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइजेज, मीडियम एंटरप्राइजेज में 10 करोड़ तक, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये लिमिट है 25 लाख तक, 5 करोड़ तक, 10 करोड़ तक। 10 करोड़ से ऊपर हो गया तो वो लार्ज इंडस्ट्री हो जाएगी, अब वो एमएसएमई में नहीं आएगी, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में नहीं आएगी। अब आ जाते हैं सर्विस के केस में। जो पुराने क्लासिफिकेशन है उसको पहले डिस्कस कर रहे हैं। सर्विस के केस में उनके पास इक्विपमेंट होते हैं, मशीनरी नहीं होती। प्लांट एंड मशीनरी होते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग के केस में। सर्विस के केस में इक्विपमेंट होते हैं, उनके पास उपकरण होते हैं, और उन जो उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स जो होते हैं, उनकी सीमा होती है सर्विस के केस में माइक्रो 10 लाख, 10 लाख, और स्मॉल 2 करोड़, 2 करोड़ तक। यहाँ पे 10 लाख तक, 10 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक। और मीडियम में 2 करोड़ से ऊपर, मोर देन 2 करोड़, एंड 5 करोड़ तक, 5 करोड़ तक। और सर्विस इंडस्ट्री में 5 करोड़ से ज्यादा के इक्विपमेंट हो गए तो वो लार्ज मानी जाएगी। तो ये तो था पुराना इसका क्लासिफिकेशन। अब न्यू क्लासिफिकेशन जो है उसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग करके कोई अंतर अब रखा नहीं है, कॉमन हो गया। और अब जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से है न्यू में। न्यू के केस में क्लासिफिकेशन है माइक्रो का क्लासिफिकेशन है कि उसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, यानी कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है या उसका टर्नओवर का मतलब होता है उसकी सेल, इन दोनों के आधार पे माइक्रो माना जाएगा। उसमें अगर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ तक का, 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, माइक्रो माना जाएगा। और उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। अगर यहां तक है 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक टर्नओवर, यानी कि उसकी सेल से जो टोटल कलेक्शन आ रहा है, तो उसको माइक्रो माना जाएगा। सेकंड क्लासिफिकेशन आ गया जो न्यू क्लासिफिकेशन, इसके अकॉर्डिंग स्मॉल एंटरप्राइज। स्मॉल माना जाएगा अगर 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ रुपीज का, या उसका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ है, 50 करोड़, 50 करोड़ का टर्नओवर। और उसको मीडियम माना जाएगा, मध्यम माना जाएगा बिजनेस को, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ का, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और या उसका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ है, यानी कि 250 करोड़ है, तो उसको मीडियम माना जाएगा। और अगर इनसे ऊपर चली गई लिमिट, इनमें दोनों में से कोई सी भी, तो फिर वो लार्ज माना जाएगा। अब वो जो माइक्रो, स्मॉल या मीडियम है, इनमें से कुछ नहीं माना जाएगा। अब इनमें एक लिंक है, देखिए बहुत अच्छा, इन्वेस्टमेंट में और टर्नओवर में। टर्नओवर इन्वेस्टमेंट का 5 गुना है। आप केवल ये चीजें याद रख लें, मिनी में 1 करोड़, स्मॉल में 10 करोड़, और मीडियम में 50 करोड़, और 1 करोड़ भी तक, मतलब टिल, यहां तक की सीमा होती है 1 करोड़ तक, 10 करोड़ तक और 50 करोड़ तक। और इन्वेस्टमेंट खाली याद रख लें,
जो टर्नओवर है वो इसका 5 टाइम्स है, 5 गुना तीनों केस में। 1 करोड़ का 5 गुना 5 करोड़, 10 करोड़ का 5 गुना 50 करोड़, और 50 करोड़ का 5 गुना 250 करोड़। नेक्स्ट है भारत में जनगणना की जाती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, कौन इसको लीड करते हैं? तो इंडिया में महापंजीयक एवं जनगणना आयोग, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की लीडरशिप में जनगणना की जाती है, ये जनगणना का कार्य संभालते हैं। नेक्स्ट है 84 प्रतिवेदन के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग। तो देखिए रिपोर्टिंग यानी कि जब हम कोई सूचना देते हैं, प्रतिवेदन देते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, तो सामान्य सिद्धांत क्या है, उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो उपयुक्त सभी उसके सिद्धांत हैं, तुलनात्मक होना चाहिए, संगतता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी और परिशुद्धता करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है माल के आयात और निर्यात पर जो शुल्क लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों पे शुल्क लगाया जाता है कंबाइन तौर पे, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क उसको कहा जाता है, कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट है तरलता का सबसे सटीक परीक्षण, मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि कोई एसेट लिक्विड है या नहीं है, या लिक्विडिटी कितनी है किसी संस्था में, इसका सबसे सटीक परीक्षण कौन सा होगा? तो देखिए सबसे सटीक वो होगा जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी को टेस्ट करेगा, यानी कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट लिक्विडिटी को। तो गिवन ऑप्शंस में जो अवेलेबल ऑप्शन है ये सारे ही लिक्विडिटी के ही टेस्ट हैं, त्वरित क्विक रेशियो, करंट रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। इनमें जो मोस्ट लिक्विड है, मोस्ट प्रिसाइज है, वो है ऑप्शन सी, पूर्णतया तरल अनुपात। अब कैसे है ये बता देता हूं मैं। देखिए करंट रेशियो करंट एसेट का मिलान करता है करंट लायबिलिटीज के साथ। क्विक रेशियो करंट से भी ज्यादा लिक्विड होता है क्योंकि ये क्विक एसेट का मिलान करता है। अब करंट एसेट में तो सारी वो एसेट आ जाती हैं जो 1 साल के अंतर्गत परिवर्तनशील होती हैं, रुपए में कन्वर्टिबल होती हैं। क्विक एसेट में, करंट एसेट में से कुछ एसेट्स को हटा दिया जाता है। करंट एसेट में से अगर हम माइनस कर दें स्टॉक को और स्टॉक के साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो क्विक एसेट बच जाती है। और जो पूर्णतया तरल अनुपात है, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट, इसमें हम एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट को लेते हैं। और एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट कौन सी होती हैं? हम क्विक एसेट में से भी कई एसेट्स को निकाल देते हैं, और एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट में हमारे पास केवल कैश बच जाता है, और कैश के साथ साथ कैश एट बैंक बच जाता है, और मार्केटेबल सिक्योरिटी बच जाती हैं, रह जाती हैं। यानी कि क्विक एसेट में से हम डेटर्स को, रिसीवेबल्स को निकाल दें तो हमारे पास ये बच जाती हैं, तो ये सबसे ज्यादा लिक्विड हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक नियुक्ति कार्य संबंधी प्रक्रिया का तत्व नहीं है, यानी कि जो स्टाफिंग प्रोसेस है उसका तत्व नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो वेतन सूची का प्रबंधन, पेरोल मैनेजमेंट, ये अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है, बाकी ये सब तीनों नियुक्ति से संबंधित कार्य हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सूचकांक समय उत्क्रमण और कारक उत्क्रमण परीक्षण दोनों को संतुष्ट करता है? तो देखिए ये इंडेक्स पे ही क्वेश्चन है, पहले भी इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है। आपने देखा कि जो फिशर का सूचकांक है वो लेस्पेयर और पास्चे दोनों को शामिल करता है, तो ये इन दोनों को ही संतुष्ट कर देता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिशर का सूचकांक। इसीलिए फिशर के सूचकांक को आइडियल सूचकांक भी कहा जाता है, आदर्श सूचकांक। नेक्स्ट है 89, अधिकांश संगठनों के लिए प्रमुख लक्ष्य, मेजर गोल्स, प्रमुख लक्ष्य, ज्यादातर संगठनों के लिए जो प्रमुख लक्ष्य हैं वो है ऑप्शन बी, सामाजिक, उत्पादन और प्रणाली। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उत्पादन उनका ऑब्जेक्टिव होता है और अपना सिस्टम को सही रखना उनका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है लाइन और स्टाफ इकाइयों के बीच प्रमुख भेद संबंधित होता है। तो ये बहुत अच्छा कोई सेंटेंस है नहीं, ना बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड ने इसका जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन बी, फर्म के लक्ष्य से उनके कामों का जुड़ाव, इसके आधार पे लाइन और स्टाफ इकाइयों में भेद रहता है। दरअसल इसका जो रियल मीनिंग है वो ये बनता है कि जो लाइन यूनिट्स होती है वो डायरेक्ट जिम्मेदार होती है फर्म के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जबकि स्टाफ इकाई की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। स्टाफ इकाई केवल अपना मत जाहिर करती है, अपनी सजेशंस देती है लाइन यूनिट्स को। नेक्स्ट है नियंत्रण में सभी शामिल हैं सिवाय इसके, तो कंट्रोल में किसको छोड़ करके बाकी सब शामिल हैं? नियंत्रण में ऑप्शन बी को छोड़ करके लक्ष्य स्थापित करना, इस्टेब्लिशिंग गोल्स।
ये तो नियंत्रण का काम होता है, शुरुआती काम यही होता है, लक्ष्य स्थापित करना। इसके बाद लक्ष्य स्थापित करने के बाद यानी कि जब ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, मेजर करते हैं परिणाम को, उनका मिलान करते हैं आपस में, फिर सुधारात्मक कार्य करते हैं। ये तो तीनों हैं लक्ष्य इसमें नियंत्रण में शामिल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसको छोड़ करके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, मानव संसाधन का चयन। ये नहीं रहता है, ये ह्यूमन रिसोर्स का काम है, ये कंट्रोल का काम नहीं है। तो डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी 91 का। नेक्स्ट है 92, यदि कोई माल उधार खरीदा जाता है तो निम्न में से कौन सा खाता नाम किया जाता है, यानी कि डेबिट किया जाता है। देखिए जब भी माल उधार खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्रिया खाते को डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट है साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध क्या कहलाता है। देखिए साझेदार अगर आपस में अनुबंध अपना जो एग्रीमेंट है उसको रिटर्न में बना लेते हैं तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। नेक्स्ट है 94, संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को कहते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज होता है उसके रिटर्न स्टेटमेंट को कहते क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिशन स्टेटमेंट इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी संगठन के भीतर कार्य इकाइयों या समूहों के गठन के माध्यम से श्रम विभाजन को क्या कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हालांकि पहले भी एक आ चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षैतिज विशिष्टीकरण, हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन। देखिए होता क्या है कि संस्था के भीतर ये कह रहे हैं कि कार्य इकाई या समूह के गठन के माध्यम से श्रम विभाजन, यानी कि कार्य का बंटवारा कर देते हैं कि ये डिपार्टमेंट इस कार्य को करेगा, ये डिपार्टमेंट इस कार्य को करेगा, ये डिपार्टमेंट इस कार्य को करेगा। तो सारे डिपार्टमेंट के कार्य अलग अलग बता दिए, जिनका आपस में कोई एक दूसरे के अंडर का रिलेशन नहीं है, ये कार्य अलग अलग बांट दिए, यानी कि सबकी हैसियत समान है लेकिन कार्य का बंटवारा हो गया। जब सबकी हैसियत समान है तो ये हॉरिजॉन्टल बंटवारा हो गया, और क्योंकि एक कार्य एक डिपार्टमेंट को मिला है तो स्पेशलाइजेशन हो गया, तो इसलिए इसको कहते हैं क्षैतिज विशिष्टीकरण। नेक्स्ट है पूर्व निर्धारित सीमाओं के अंदर, पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर क्रियाओं और उत्पादन को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र के समूहों को कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नियंत्रण कहते हैं, कंट्रोल कहते हैं। मतलब हम सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज टू कीप एक्शंस एंड आउटपुट विद इन प्री डिटरमाइंड लिमिट्स, यानी कि पहले से डिटरमाइंड लिमिट है, मतलब पूर्व निर्धारित सीमा है, और अब हम अपने कार्यों को उनके अंतर ही रखना चाहते हैं, मतलब हम कंट्रोल करके काम करना चाहते हैं, तो नियंत्रण स्थापित होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक संगठन प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम है, मतलब जो संगठन की प्रक्रिया है उसके लिए आवश्यक कदम इनमें से कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। संगठन प्रक्रिया में हम संगठन का निर्माण करते हैं, उसमें हम सबसे पहले वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वर्क को ग्रुप करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, फिर इस्टेब्लिश करते हैं हायरार्की, उनमें पद संबंध बनाते हैं, फिर उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तय किया जाता है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एकल स्वामित्व का लाभ है, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसका फायदा इनमें से कौन सा है। ये सभी उसके लाभ हैं, गठन में आसानी रहती है, संचालन में लचीलापन रहता है, और न्यूनतम विनियमन जो रेगुलेशन है वो भी इसके लिए कोई ज्यादा नहीं रहते हैं सोल ट्रेडर के लिए, ये सारे ही लाभ हैं। नेक्स्ट है 99, लाभांश का आमतौर पर इस आधार पर भुगतान किया जाता है। अब लाभांश का भुगतान किस आधार पर करते हैं, तो वो करते हैं प्रदत्त पूंजी के आधार पर, यानी कि जो पेड अप कैपिटल है, लोगों ने जितना पे कर दिया उसके बेस पे उनको लाभांश मिलता है। नेक्स्ट है प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में कौन से शीर्षक के तहत दिखाया जाता है। तो प्रतिभूति प्रीमियम यानी कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता है, शेयर्स पे या डिवेंचर्स पे जो प्रीमियम मिलता है उसको कहाँ पे दिखाते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम एक तरह से संस्था के पास एक कैपिटल गेन इकट्ठा रहता है, जिसको कैपिटल रिजर्व भी बोल सकते हैं, कैपिटल रिजर्व की तरह ही होता है क्योंकि ये पूंजीगत लाभ होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नाम से ही दिखाया जाता है, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नाम से दिखाया जाता है कंपनी की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंतर्गत, यानी कि संचय एवं अतिरिक्त के अंतर्गत। ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है अधिशेष खाते में दिखाई देने वाली मद को इंगित करें, सरप्लस अकाउंट के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रस्तावित लाभांश। लेकिन आज की डेट में अब ये बैलेंस शीट के अंतर्गत दिखाया ही नहीं जाता प्रपोज डिविडेंड, ये पहले दिखाया जाता था। पहले प्रपोज डिविडेंड जो प्रस्तावित लाभांश था उसको हम बैलेंस शीट में जहां पे सरप्लस का मतलब हो गया प्रॉफिट, जहां पे हम प्रॉफिट को बैलेंस शीट में दिखाते थे रिजर्व एंड सरप्लस में से,
रिजर्व सरप्लस हेडिंग में, तो प्रॉफिट या सरप्लस एक ही बात है, इसमें से माइनस करके दिखाते थे हम प्रस्तावित लाभांश को इसमें से। तो ये इसका सही जवाब था। अधिशेष खाते में हम दिखाई देता था प्रस्तावित लाभांश घटा करके दिखाते थे कि बाकी बचा हुआ सरप्लस अब रह जाएगा। और ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है दोनों ही चीजें, तो ये तो P&L अकाउंट में से डायरेक्ट घटती थी। हाँ, इसको हम दिखाते थे इसमें से सरप्लस में से। सरप्लस का मतलब जो टैक्स वैक्स देने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बचता था उसमें से लाभांश दिया जाता है, तो उसमें से घटा करके पहले दिखाते थे, इसलिए इसका जवाब ये सही है। बट आज की डेट में अब ये प्रस्तावित लाभांश अगर अभी कोई नए उसमें पूछा जाए क्वेश्चन, तो इसके लिए उपयुक्त तो जगह होगी कि जो प्रस्तावित लाभांश है उसको कंटिंजेंट, नीचे संदिग्ध आइटम, कंटिंजेंट आइटम्स में दिखाया जाता है, ब्लू लाइन आइटम होता है, बैलेंस शीट से बाहर रहता है। नेक्स्ट है, यदि रुपए 10,000 मूल्य का माल, यदि रुपए 10,000 मूल्य का माल अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचा गया, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, तो लेखांकन की तिथि पर इस लेन देन का समायोजन किया जाता है किसमें? देखिए, अगर हमने माल बेच दिया, लेकिन माल हमने ये कह के बेचा कि आप अप्रूव करोगे तो सेल माना जाएगा, भेज दिया उसके पास, रखवा दिया दुकानदार के पास, उसने कहा है कि भी अभी मैंने खरीदा नहीं है, जब मैं अप्रूव कर दूंगा तब सेल मानना है इसको। तो और मान लो लेखांकन की तिथि आ गई और तब तक हमारा उसका अप्रूवल आया नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने भेजा हुआ था इस तरह का सामान, उसकी हमें पूरे में एडजस्टमेंट करनी होगी। एडजस्टमेंट क्या करनी होगी कि हमने जो सेल लिखा हुआ होगा अगर उस सेल को अब वापस कर देंगे, हम एंट्री कर देंगे, सेल को डेबिट कर देंगे। हमने कस्टमर को डेबिट करके रखा होगा लेकिन उसकी अप्रूवल अभी आई नहीं है, तो हम इसको कैंसिल करेंगे, तो कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे। तो देनदार यानी कि देनदार को भी लिख दिया हमने और सेल्स में भी लिख दिया। और स्टॉक में पहले हमने जब सामान भेजा तो घटा दिया होगा, लेकिन अभी तो उसने अप्रूव किया नहीं, तो हम मानेंगे हमारा ही स्टॉक है ये, तो स्टॉक में बढ़ा के लिखेंगे। तो इन तीनों में ही ये समायोजन करना पड़ता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, फर्म के विघटन पर इसकी संपत्तियां वसूली खाते में हस्तांतरित की जाती हैं। तो फर्म का जब विघटन होता है तो जो संपत्ति या दायित्व होते हैं वो जब ट्रांसफर किए जाते हैं तो बुक वैल्यूज पे ट्रांसफर होते हैं, पुस्तक मूल्य पे इनका ट्रांसफर होता है। ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, पूर्वदत्त व्यय के समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करती है। पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट का पहले मतलब जानिए कि मतलब होता क्या है एडजस्टमेंट का। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है हमने कोई एक्सपेंस पहले ही पे कर दिया, जब हमने फाइनल अकाउंट बनाए हमें पता चला कि ये तो अभी देना ही नहीं था, ये तो हमने प्री पे कर दिया, एडवांस में दे दिया। तो जो चीज एडवांस में दे दी वो हमारा खर्चा नहीं है। अब उसको एडजस्ट कैसे करते हैं, जब हमने दिया होगा तो खर्चा लिख दिया होगा उसको, लेकिन वो खर्चा तो एडवांस है, तो एक्सपेंस को कम करेंगे, एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। और जो हमने एडवांस में एक्सपेंस दे दिया किसी को, वो हमारा उस पर एक तरह से उधार हो गया, तो वो हमारी एसेट हो गई। तो प्रीपेड एक्सपेंस नाम से एक एसेट बन जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंस नाम से एक एसेट बन जाएगी और एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, ये एसेट बन गई और ये एक्सपेंस कम हो गया। तो संपत्ति और व्यय दोनों प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋण पत्रधारी, डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? तो ऋण पत्रधारी एक तरह से हमारे लेनदार होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। तो अगर डिबेंचर्स को हम रिडीम कर देते हैं और अगर हमने डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया था, क्योंकि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनता है रेवेन्यू प्रॉफिट से, तो अगर कोई रिजर्व बनाया होता है तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट जो होते हैं वो जनरल रिजर्व का हिस्सा बनते हैं बाद में। यानी कि जब डिबेंचर रिडीम हो जाते हैं तो इस पैसे को हम जो रेवेन्यू रिजर्व में से बचा करके, प्रॉफिट्स में से बचा करके हमने डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए रिजर्व बनाए थे, उन रिजर्व पे वाकई में जो अधिकार है वो शेयर होल्डर्स का है, क्योंकि वो उनका पैसा था, इसलिए वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामान्य संचय खाते में। नेक्स्ट है, जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन तो ऑलरेडी एक पहले आ ही चुका है, 8 रुपए जिसमें किया था कॉल्ड अप अमाउंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरित किए गए अंशों पर याचित की गई राशि से, जो कॉल्ड अप अमाउंट है उसी से कैंसिल करते हैं कैपिटल अकाउंट को। 107 का बी सही था। नेक्स्ट है, निम्न समायोजनाओं से पूर्व शुद्ध लाभ 3,60,000 है। अब ये कह रहे हैं कि ये कुछ समायोजनाएं ये अभी की नहीं है और इनसे पहले जो हमारा शुद्ध लाभ है वो 3,60,000 है। अब ये पूछ रहे हैं इन एडजस्टमेंट को करने के बाद शुद्ध लाभ क्या होगा। तो देखिए, एडजस्टमेंट को जब हम करेंगे तो अदत्त वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्योंकि खर्चा है लेकिन हमने दिया नहीं था इसलिए ये अभी तक
इन समायोजना में ये कह रहा है कि इनसे पूर्व है, ये मतलब ये एडजस्ट नहीं हुई है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हमारा खर्चा है, दिया नहीं है, बाद में देंगे वो अलग बात है, लेकिन खर्चा तो है। तो इसको माइनस कर देंगे, 360 में से 20 माइनस कर देंगे, ये 340 रह जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं पूर्वदत्त बीमा, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसका केस क्या होता है प्रीपेड का, कि हमने इंश्योरेंस पहले दिया होगा और प्रॉफिट में से घटा लिया होगा, लेकिन बाद में पता चला ये पूर्वदत्त है यानी कि प्रीपेड है, तो अभी इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इस खर्चे को हम वापस करेंगे, यानी कि जो 26,000 है इसको हम दोबारा से ऐड कर देंगे। तो 360 में से 20 माइनस होकर के 340, और 340 में अब 26 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 366, और इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखेंगे, चालू व्यवसाय की अवधारणा आधार है। अब चालू व्यवसाय, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये आधार है किस चीज का, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्थायी संपत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाने का। यानी कि हम ये मानते हैं कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, इसलिए जो फिक्स्ड एसेट होती हैं उनको डेप्रिशिएट करते हैं हम, उनके यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट लगा करके। नेक्स्ट है, ए व स का लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है, ए के सेवानिवृत्त होने पर शेष साझेदारों का अनुपात क्या होगा। तो क्योंकि हमें ये इस क्वेश्चन में बताया नहीं है कि वो आपस में क्या कोई परिवर्तन करेंगे, तो ये मानेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए के रिटायर होने के बाद भी वे और से का जो लाभ विभाजन अनुपात है वो यही रहेगा जो इसमें दे रखा है, 2/5 और 1/10। लेकिन जब हम रेशो में किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं तो उसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेना चाहिए। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 2/5 का मतलब हो जाएगा 4/10, और ये 4/10, ये 1/10, यानी कि 4:1 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, लागत इकाई को ऊपरी व्यय का आवंटन कहलाता है। मतलब जो ऊपरी व्यय हैं, जो ओवरहेड्स हैं, उनको अब हम कॉस्ट यूनिट को आवंटित कर रहे हैं। अगर ऊपरी व्यय इस टाइप का है कि उसको हम पूरी तरह से रिलेट कर सकते हैं किसी कॉस्ट यूनिट के ऊपर कि ये उससे संबंधित है पूरी तरीके का, जब ये वेल डिफाइंड होता है तो आवंटित करते हैं उसको, और जब आवंटित करते हैं तो उसको कहते हैं कॉस्ट एलोकेट करना, यानी कि लागत का वितरण करना। ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, चिकित्सालयों में परिव्यंजन की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो जो चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उनमें हम जो पेशेंट होते हैं उनको सर्विस देते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं पर बेड कितना खर्च आ रहा है, ताकि हम पर बेड चार्ज कर सकें एक पर्सन से। तो जो सर्विस देते हैं उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। सर्विस की जब कॉस्ट निकाली जाती है तो वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहलाती है, यानी कि परिचालन परिव्यंजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जो जब भी हम किसी सर्विस इंडस्ट्री में निकालते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे, नर्सिंग होम एक्सेट्रा, तो हम जो सर्विस दे रहे हैं उसकी कॉस्ट जानते हैं, तो परिचालन परिव्यंजन ही कहलाता है। नेक्स्ट है, गैर कृषि आय में शामिल है। अब गैर कृषि आय में क्या क्या शामिल है, गैर कृषि आय में ये सभी गैर कृषि आय मानी जाती हैं। जंगली घास की बिक्री से आय, क्योंकि ये घास हमने मेहनत करके नहीं उगाई है। जंगली जो अपने आप हो गई हो, जो पेड़ अपने आप हो जाते हो, जो घास अपने आप हो जाती हो, उनको हम काट के केवल बेच दे रहे हैं, तो उसको कृषि आय नहीं माना जाएगा, वो गैर कृषि आय है। मत्स्य पालन से आय गैर कृषि आय है। खान के अधिकार शुल्क से आय गैर कृषि आय है। नेक्स्ट है, यदि प्रति इकाई विक्रय 10 रुपए है और प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत 6 रुपए है और कुल स्थिर लागत 48,000 है, तो समविच्छेद बिंदु क्या होगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, सामान बेचा जाता है 10 रुपए का, परिवर्तनशील लागत है 6 रुपए, तो हम एक भी एक्स्ट्रा यूनिट बेचेंगे तो 6 रुपए तो कॉस्ट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो संस्था को क्या मिलेगा, संस्था को मिलेंगे 4 रुपए। एक यूनिट संस्था को 4 रुपए देगी, तो संस्था में हर यूनिट कंट्रीब्यूट करेगी 4 रुपए। अब इसमें कहा गया संस्था की कुल स्थिर लागत है 48,000, तो 48,000 को कवर करने के लिए, यानी कि जब हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी हो ही रही है यहाँ पे, मतलब जो 6 रुपए ये तो 10 रुपए कवर कर ही रहा है, बच रहा है 4 रुपए। अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी पूरी की पूरी कवर हो जाए तो हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जिसको समविच्छेद बिंदु कहते हैं। मतलब ना लाभ ना हानि, यहाँ पे हमारी हानि पूरी बराबर हो जाएगी, कोई हानि नहीं रहेगी ना कोई लाभ होगा जब 48,000 कवर हो जाएंगे। तो 4 रुपए जो कंट्रीब्यूट करेंगे हमें, तो 48,000 की पूर्ति करने के लिए 4 रुपए की कितनी यूनिट हमें बेचनी पड़ेंगी, जो 4 यूनिट कंट्रीब्यूट कर रही हैं, हमें 12,000 यूनिट बेचनी पड़ेंगी। तो 12,000 यूनिट जब बेचेंगे हम, तो हर 12,000 यूनिट 4 रुपए दी जाएगी हमें, यानी कि हमारे पास 48,000 आएंगे जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को पूरा कर देंगे। तो ऐसा करने से फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो गई, ये बीईपी पॉइंट हो जाएगा पूरा। 12,000 यूनिट हम बेचेंगे तो एक यूनिट बिक रही है कितने, 10 रुपए में, क्योंकि यहाँ रुपए में दे रखा है। अगर यूनिट में होता तो ये 12,000 यूनिट आ जाता, रुपए में है तो 10 रुपए में बेच रहे हैं हम एक यूनिट को, तो 12,000 यूनिट को बेचेंगे 10 रुपए के रेट से 1,20,000 में।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक फर्म का चालू अनुपात 2.5:1 और कार्यशील पूंजी 90,000 है तो चालू दायित्व की राशि क्या होगी। ऐसे केस में फिर यहाँ पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि जहाँ पे क्लियर कट रुपया अमाउंट लिखी हो। जो ये परसेंटेज वगैरह टाइम्स वगैरह सब होते हैं ये रिलेटिव वैल्यूज होती हैं। तो देखिए चालू फर्म का अनुपात, इन्होंने एक फर्म का चालू अनुपात बना रखा है करंट रेशो। करंट रेशो का मतलब हो गया करंट एसेट और ये हो गई करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी और करंट एसेट की जो रिलेटिव वैल्यू है 2.5 करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी 1 है। वर्किंग कैपिटल कितनी होगी हमें पता है, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा दो तो वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो इसकी रिलेटिव वैल्यू 2.5 में से करंट लायबिलिटी की रिलेटिव वैल्यू 1 घटा दो तो 1.5 रिलेटिव वैल्यू बच जाएगी वर्किंग कैपिटल की। अब वर्किंग कैपिटल की रिलेटिव वैल्यू 1.5 है और वर्किंग कैपिटल की एब्सोल्यूट हमारे पास है। हम चाहें तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी तुरंत निकाल सकते हैं, हमें जो निकालना है उसकी वैल्यू ऊपर रख देंगे बस। तो करंट ये लायबिलिटी चालू दायित्व निकालना है तो करंट लायबिलिटी ऊपर रख दो, करंट लायबिलिटी क्या है 1, तो 90,000 इंटू 1/1.5, जो बेस है वो नीचे रख लेते हैं, जो निकालना है वो ऊपर रख लेते हैं 1/1.5, यानी कि 1.5 से इसको डिवाइड कर दो 90,000 को तो ये आ जाएगा 60,000। ऑप्शन सी इसका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक व्यावसायिक पूर्वानुमान की तकनीक नहीं है। जो तकनीक नहीं है पूर्वानुमान की, देखिए जो पूर्व के बारे में अनुमान नहीं दे सकता वो नहीं है तकनीक, जो दे सकता वो तकनीक है। तो अब वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे हम केवल प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये अनुमान नहीं लगा रहे हैं, हम केवल प्रेजेंट कर रहे हैं हम पास्ट डेटा को, तो ये नहीं है। बाकी बजट बनाना, लाभ का नियोजन करना, प्रॉफिट प्लानिंग करना, लागत मानकों का निर्धारण करना, ये सब हम फ्यूचर के लिए एस्टिमेट लगा रहे हैं, ये है तकनीक। नेक्स्ट है, कर देयता निर्धारित करने को कहते हैं, यानी कि टैक्स लायबिलिटी किसी पर्सन की या संस्था की हम निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो उसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं असेसमेंट, कर निर्धारण करना, कर निर्धारण को कहा जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें क्या क्या शामिल है। तो व्यापक का मतलब हो गया जब पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि राष्ट्रीय आय पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, व्यापार चक्र पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहसंबंध गुणांक एक माप है किसका। अब सहसंबंध गुणांक मेजरमेंट किसका है, सहसंबंध देखते हैं इसमें, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दो चरों के मध्य रेखीय संबंध का गुणांक है सहसंबंध गुणांक। नेक्स्ट है, पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए किस प्रकार के आंकड़े उपयुक्त नहीं है। तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक जब निकालते हैं तो उसके लिए नाम मात्र यानी कि जो नॉमिनल आंकड़े हैं ये उपयुक्त नहीं है, बाकी क्रमवाचक, अंतराल, अनुपात ये सब उपयुक्त रहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की गणना की जाती है, लाभ सकल लाभ अनुपात की गणना कैसे करते हैं। तो सकल लाभ अपॉन शुद्ध विक्रय, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, तो इसका सही फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक गैर आर्थिक क्रिया है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, परोपकार, क्योंकि परोपकार से को नेशनल इनकम के काउंटिंग में जोड़ा नहीं जाता है, इससे कोई इनकम नहीं होती है, ये केवल एक तरफा पेमेंट है। बाकी व्यवसाय, नौकरी पेशा ये सब आर्थिक क्रिया है, सी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, प्रबंध में नीति निर्धारण किसका हिस्सा है। अब देखिए नीति निर्धारण करना है यानी कि हम प्लान कर रहे हैं तो ये नियोजन का हिस्सा है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की सीमा है, देखिए सहसंबंध गुणांक जो निकाला जाता है सहसंबंध +1 से -1 के बीच में रहता है, तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का भी जो ऑप्शन ए है यही सही होगा, +-1। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, जब माल को निर्यात करने के उद्देश्य से आयात किया जाता है, यानी कि हम विदेश से मंगा रहे हैं इसलिए कि उसको फिर किसी देश में भेज देंगे, अपने देश में रखना ही नहीं, एक देश से मंगाया और दूसरे देश में भेज दिया, तो इसको कहते हैं पुनर्निर्यात, इंटरपोर्ट। इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो ये थे आज के क्वेश्चन।